नॉवेल्स फॉर एवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है दरीचे पे रखे फूल और इसकी राइटर है राबिया कश्मीरी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। फुरकतों की आंधियों में वसल होगा हादसा, मिल गया वो शख्स तो नायाब हो जाएंगे हम। शेर को ज़ेरे लब दोहराते हुए उसके चेहरे पर बड़ा मायने खेज तबस्सुम उभर आया था। माजी ने तजस्सुस भरी निगाह उसके चेहरे पे जमा दी। वो एक लम्हे को उनकी मौजूदगी अक्सर फरामोश कर चुका था। अब तो भूल जाओ उसे जिसकी खातिर ये जोग ले बैठा है बच्चे। खोजती निगाहों में छुपा इसरार उसे सख्त शर्मिंदा कर गया था। आप भी ना हद करती है। यूं ही एक शेर याद आ गया था। यूं ही कोई बात याद नहीं आया करती पुत्र। माँ हूँ तेरी, बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि आजकल तेरे साथ कुछ ख़ास हुआ है जो यूँ बेचैन सा है। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा तो वो उनके गले में बाहें डालकर बैठ गया। माँ जी, मेरे लिए तो हर दिन ही ख़ास होता है। रोज़ कोई ना कोई मरीज़ सेहतयाब होकर रुखसत हो जाता है, कोई दूसरा उसकी जगह लेता है। हम तो हर पल एक नए वाक़ये के लिए तैयार रहते हैं। बातें ना बना तू, ज़िंदगी की सच्चाइयों से भाग रहा है। सब समझती हूँ, दिन रात खुद को मशीन बनाकर रखा है। ना बात करता है और ना बात सुनता है। वो ठीक ठाक खफा थी। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो उन्हें राज़ी कर तो सकता था मगर खुद पर जबर इतना आसान भी नहीं था। अच्छा सुन, मैं कल जा रही हूँ तेरी खाला के घर। उसकी देवरानी की बेटी है, प्यारी है और सबसे बड़ी बात सआदतमंद औलाद है, बिल्कुल तेरे जोड़ की। मुझे यकीन है वो लोग इनकार नहीं करेंगे। और अब तू भी मान जा, चली गई वो तेरी ज़िंदगी से, उसकी खातिर खुद को रोग मत लगा। किसी के जाने से अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो फिर कोई परेशानी ही ना हो। वो अपने वक्तों की पढ़ी लिखी खातून थी, उन्हें कायल करना मुश्किल काम था। उनसे हमेशा ये मुश्किल काम बड़ी हिम्मत और हौसले से करता था। मगर आज वो खुद को इतना मुज़महिल महसूस कर रहा था कि यकटिक उनकी सूरत देखे गया। ठीक कह रही हूँ ना मैं, आलिया के लिए इनकार नहीं करेगा ना। देख बच्चे, तेरे साथ के सब लोग घर बाहर वाले हो गए। मुझे तेरा अकेलापन बहुत परेशान करता है। वो उसकी खामोशी को नीम रजामंदी समझ रही थी, जबकि वो किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ था। बहुत देर बाद जब उनकी बातों का मफ़हूम समझ में आया तो बदक कर खड़ा हो गया। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप कर मेरे दरमियान कोई आए। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। फिर आपको क्या मसला है? वो अजहद संजीदा था। बेकार की बातें मत कर। मैं कब तक तेरे साथ रहूँगी? ना संभाला जाता मुझसे अब ये घर। बूढ़ी हो गई हूँ, थक जाती हूँ। सारा दिन काम करते दीवारों से बातें करते गुजर जाता है। तुझे मेरी तन्हाई का तो एहसास ही नहीं है। उन्होंने उसे कायल करने के लिए जज्बाती तरीका अपनाया था। वो परेशान सा होकर उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। माँ जी, एक बार ये तन्हाई ख़त्म करने की कोशिश तो की थी ना, मगर फिर क्या हुआ? शायद हम दोनों के नसीब में तन्हाई लिखती गई है। बहुत कोशिश करता हूँ मगर मेरा दिल किसी नए रिश्ते को बांधने के लिए तैयार नहीं होता। उसका लहजा उन अनकहे दुख की लपेट में था। बहुत दिनों के बाद माँ जी ने उसे इस तरह टूटा बिखरा देखा था, वरना उसे अपनी ज़ात को कहीं तहों में लपेट कर रखने का हुनर बखूबी आ गया था। वो बचपन से ऐसा ही था, कम सुखन, संजीदा और अपनी ज़ात में गुम रहने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसे बचपन में कोई गैर मामूली माहौल मिला हो। दादा दादी की मोहब्बतों और शफ़क़तों के साए तले उसे हर तरह के रवैये से वास्ता पड़ा था। कभी बेतहाशा लाड़ तो कभी बहुत सारा प्यार और कभी गुस्सा ही गुस्सा। मार फिटकार इस घर का दस्तूर नहीं था। इसीलिए माँ जी कहती थी कि मेरे बच्चों का बचपन फूलों की सेज पर गुजरा है। ये अलग बात है कि सिद्रा को इस बात से अच्छू लग जाता और उसके तस्वुर में बड़े से घर के चारों तरफ कांटों की बाढ़ चली आती। दरअसल दादा जान का ये वसी और रीज़ मस्कन कदरे गैर आबाद इलाके में था। वहाँ ये लोग कई सालों तक पड़ोसी की नेमत से महरूम रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी का फैलाव बढ़ा और उन्हें भी मोहल्लादारी नसीब हुई। मगर जो कांटों की बाढ़ कुत्तों और बिल्लियों से बचाव के लिए नस्ब की गई थी, वो मस्कन का इम्तियाजी निशान बन गई। सिद्रा मस्कन से ही रुखसत हुई थी और उसने अपनी शादी पर एहतजाजन उस इम्तियाजी निशान की बाक़ियात को साफ करवाकर फूलों और पौधों की बाढ़ लगवाई थी। उससे 10 साल बड़ी सिद्रा को मस्कन से रुखसत होते वक्त इस बात का सबसे ज़्यादा कलक था कि जब फूलों और पौधों की आबियारी करने का वक्त आया था, वो उनसे जुदा हो गई थी। छोटे से फ्लैट की बालकनी में रखे चंद गमले देखकर उसने अपने आंगन की क्यारियों को शिद्दत से याद किया था। गेंडे की लस्सी और रीज़ क्यारी बिलाशुबा उसके ख्वाब में चली आती थी और अंश जब भी उसे मिलने जाता ताज़ा फूलों का गुलदस्ता ज़रूर साथ रखता। दादा दादी हयात थे जब सिद्रा की शादी हो गई थी। फिर इसके बाद सारी तवज्जो और इल्तफ़ात का मरकज़ व महवर अंश था। FSC पास आउट करने के बाद भी उसकी कोशिश होती कि किसी तरह लंबा चौड़ा वजूद दादी जान की पुरहरारत गोद में छुपा ले।
तबीयतन शरीफुल नफ्स था, इसीलिए ये बेजा प्यार मोहब्बत इकलौते और लाडले होने का एजाज़ उसके लिए नुकसान का बायस नहीं बना, वरना अमूमन बच्चे इस तरह की रियायतों का फ़ायदा उठाकर किसी और ही डगर पर चल निकलते हैं। बाबा जान बापडा में आला ओहदे पर थे, रुपये पैसे की भी किल्लत नहीं थी, लेकिन अंस के मिजाज की इनकसारी और नर्म रवि हमेशा उसकी शख्सियत के मस्बत नक़ात में इजाफा करती रही। उसे दादा की ये बात हमेशा याद रही कि जिस शाख पर सबसे ज़्यादा फल हो वो झुकी रहती है। ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि वो खुद भी हिकमत का गहरा इल्म और तजुर्बा रखते थे। लोगों का यकीन था कि उनके पास वक्त का कलील हिस्सा गुजार लेने से भी शफा हो जाती है। वो सही मायनों में मिसाई का हुनर जानते थे और अंस की कोशिश थी कि वो अपने दादा जान की इज़्ज़त और मकाम मर्तबे को हमेशा बरकरार रखे। FSC में उसने सूबे भर में टॉप किया था। दादा जान को तो हिफ़्ज़ और इक़लीम की दौलत मिल गई थी। उन्होंने ये ख्वाब अपने बेटे के हवाले से देखा था, मगर पोते ने ताबीर दे दी थी। दादी जान ने इस खुशी के मौका पर फ़ौरन से पेशतर उम्रा करने की नीयत कर ली थी। माँ जी, क्या आपको खुशी नहीं हुई? वो कदरे खामोश थी। अंस पर तशवीश लहजा लिए उनके पास चला आया। मेरी खुशी से तुझे क्या मतलब? तू ठहरा अपनी दादी का लाडला। वो खफा सी थी। अंस के चेहरे पर जानदार सी मुस्कुराहट ठहर गई। सास बहू की रिवायती जलन। वो जानता था ये जलन बस ड्रामा ही है, वरना इन दोनों सास बहू ने तो अब तक मिसाली ज़िंदगी गुजारी। दोनों के दरमियान बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बहसें होती थी, मगर लड़ाई कभी नहीं हुई थी। शायद इसकी वजह ये थी कि माँ जी को भी इकलौती बहू होने का शर्फ हासिल था। दरअसल रिश्तों की डोर जितनी लंबी होती है उतनी उलझती है। यहाँ दादी जान को माँ जी से यही शिकवा रहा कि रिश्तों की डोर को लंबा करने में उन्होंने कोई कार नुमाया अंजाम नहीं दिया। इस पर माँ जी बस मुस्कुरा कर रह जाती, ये भी ना कह पाती कि मैं तो फिर आपसे एक कदम आगे रही, आपसे तो इतना भी ना हो सका। FSC में टॉप करने की खुशी में शानदार सी तकरीब का आइडिया बाबा जान का था और तकरीब के सारे इंतजाम दादा जान ने अपने हाथ में ले लिए थे। अंस को फ़िक्र तो हुई कि कहीं ये बोरिंग से लवाजमात से पूर्ण, मगर दादा जान भी हर दौर के तकाज़ों से आशना थे। रात गए तकरीब का मेन्यू जब गज़ल और गीत का प्रोग्राम ठहरा तो वो अश कर उठा। शेरो मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाला अंस दादा जान की इस अनायत पर कॉर्नश बजा लाया। पोते, तुम क्या समझते हो हम बूढ़े हो गए हैं? नहीं, अभी कहाँ, कहीं तो इसी तकरीब में एक और दादी जान ढूंढने की मुहिम शुरू करते हैं, उसने बरजस्तगी से कहा। और दादा जान ने निगाहों में बहादुर रहने की तनबीह की, लेकिन दादा जान ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। ये मेरा शेर बेटा, तेरी तरह गीदड़ नहीं। सालों लगा दिए थे तूने ये बताने में कि ज़ैनब से शादी करना है। उन्होंने बरसों बाद एक रात से पर्दा उठाया था। अंस के चेहरे पर पुरतजस्सुस से मुस्कुराहट आई ही थी कि बाबा जान ने झिमकर उन दोनों के पास से उठने में ही आफियत जानी। दादा पोता शरारत के मूड में थे और वो हरगिज़ खुद को डिस्कस होता हुआ नहीं देख सकते थे। ये भी अच्छी रही कि उनकी शराफत को बुज़दिली का नाम दिया गया। वो माँ जी के पास चले आए ये बताने के लिए कि तुम्हारी हद दर्जा सादगी कम गई और हया ने मुझे बुज़दिल होने का ताना दिलवा ही दिया। वो मस्कन का वो दौर था जब हर सुबह और शाम के आंगन में खुशियों की बारात उतरती। अंस का तो बेफिक्री का ज़माना था ही और किसी को भी दुख और परेशानी से वास्ता नहीं था। उन्हीं खुशगवार दिनों में सिद्रा ने माँ बनने का एजाज़ हासिल किया। अंस ने डरते डरते नर्म नाजुक फरिश्ते को बड़ी मजबूती से दोनों हाथों में थामा और फिर बेसाख्ता उसके माथे को चूम लिया। भांजा क्या दुनिया में आया था कि अब उसने सिद्रा के घर की दहलीज पकड़ ली थी। घर में सबको उसकी रूटीन ने मुब्तला तजस्सुस किया था, मगर वो उसके घर जाने को कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। सिद्रा वैसे भी ससुराल से अलहदा रहती थी, उसे किसी और की कमी भी महसूस होती थी। अंस की मौजूदगी में शहर को उसके हवाले करके अपने ढेर सारे काम निपटा लेती। अंस भी बच्चों के साथ बातें करने में माहिर हो गया था। शहर की सूरत देखते ही उसका लबो लहजा बदल जाता। संजीदा सा माज भी अंस की तवज्जो के इस अंदाज पर हंस पड़ता। भाईजान, ये बहुत बातूनी होगा, आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ। अंस ने शहर की आंखों में शरारत के रंग देखकर पेशन गोई की थी। मेरे ख्याल में अपने मामू पर जाएगा, सिद्रा ने फ़ौरन कहा तो माज ने इस बात में सर हिला दिया। मेरी दुआ है कि ये जहानत और काबिलियत में भी अपने मामू पर जाए। माज के ये कमेंट्स अंस का ढेरों खून बढ़ा गए थे। वो चाय पी चुका था। माज ने इतनी मोहब्बत से नवाजा था, उसका पेट खुशी से ही भर गया था। सिद्रा मटर पुलाव पकाने की तैयारी कर रही थी, मगर अंस ने मज़ीद बैठने का इरादा तय करके रवानगी की इजाज़त चाही। खाना खा कर जाना। माज और सिद्रा दोनों ने एक ही बात कही थी। ज़रूर खा लेता अगर भूख होती, फ़िलहाल तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं माज भाई जान, बहुत शुक्रिया। वो एक ही सांस में बहुत सारी गुफ्तगू समेटकर गेट की तरफ चलता बना। लॉक खोलकर बाहर निकलना ही चाहता था कि ठठक कर रुक गया। अगर बर वक्त हाजिर दिमागी से काम नहीं करना रुकता तो सामने खड़ी मोहतरमा ज़रूर ट्रे समेत सीढ़ियों से नीचे होती। आमने सामने दोनों फ्लैटों के दरमियान ज़रा सी जगह थी। हाँ, अलबत्ता सीढ़ियों की चौड़ाई ज़्यादा थी।
ओ भाई ज़रा संभल के, तहरीम के अंदाज में बला की बेतकल्फ़ी थी जो अंश को बहुत खली। मैं आपका भाई कब से हो गया मोहतरमा? वो उससे सिदरा की पड़ोसन की हैसियत से इतना ज़रूर जानता था कि एक पातूनी सी लड़की है जो सिदरा की तन्हाई दूर करने अक्सर चली आती है। इससे पहले कभी सामना नहीं हुआ था और आज हुआ भी था तो इस अंदाज में कि वो बड़ा सा बाउल ट्रे में लिए खड़ी थी। भाई नहीं तो क्या अंकल कहूँ, वो बेहद मुँह फटती। ये उसके लहजे से आया था, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सामने से हट जाइए। वो खासा बदमज़ा हुआ, कुछ ज़्यादा ही बददिमाग है। एनीवेज हलीम लेकर आई थी, खाना है तो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाकर ऑफ़र किया और उसने नफ़ी में सर हिलाकर सीढ़ियों की तरफ रुख कर लिया। वैसे मेरा नाम मोहतरमा नहीं तहरीम है, उसने जताने वाले अंदाज में कहा और अंदर गायब हो गई। और पता नहीं क्यों अंश को लगा जैसे उसने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किलों से जब्त किया। वो सर झटक कर सीढ़ियाँ उतरने लगा, मगर उसके आखिरी जुमले की बाज़गश से घर पहुँचने तक महसूस होता रहा। दादा जान और दादी जान उम्र का कसरत कर रहे थे। उनकी सेहत और तवील सफ़र आजकल मस्कन का मौजूए बहस बना हुआ था, मगर वो बाजिद थे और इसके साथ साथ उन्होंने एक और ज़िद भी शुरू कर दी थी। अंश ने सुना तो सर पीट लिया। दादा जान क्या हो गया? सेकंड प्रूफ की इतनी टफ रूटीन और आप शादी जैसी फजूलियात के बारे में सोच रहे हैं? बस बच्चे दिल चाह रहा था किसी बड़े खुश रंग हंगामे का। अब तुम्हारी शादी के अलावा मस्कन में और कुछ क्या हो सकता है? दादा जान प्लीज़ इस चक्कर में मेरा नुकसान मत करें। आपको पता है शादी एक जिम्मेदारी का नाम है। चंद रोज़ के ग्लैमर के बाद मैं इस जिम्मेदारी में पढ़कर पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाऊँगा। उसने मलतजी अंदाज अपनाया तो वो मुस्कुरा दिए। खुद पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़िंदगी के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। वो उन्हें समझाने के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था, मगर वो क्या समझते। सिदरा एक नई कहानी लेकर आ गई थी सबको समझाने। तहरीम हर लिहाज से अंश के लिए मुनासिब है, उसने पुरजोर लहजा इख्तियार किया और अंश को की आंखों के सामने उस शौक सी लड़की का सरापा चलाया। दुबली पतली तीखे से नकुश वाली तहरीम को देखकर किसी हिरनी का ख्याल आता था। उस दिन की मर्द भीड़ के बाद वह 2-3 बार उसे नज़र आई थी, मगर चंद लम्हों के लिए, और इन चंद लम्हों में भी उसने अंश को अपनी शरारती जुमलों का निशाना ज़रूर बनाया था। पता नहीं क्यों, मगर वो अंश को नज़रअंदाज करने के बावजूद खुद को उसकी नज़रों में रखना चाहती थी। उसकी स्याह चमकदार आंखों में अजीब सी कशिश थी जो मुखातिब की नज़रों से ओझल नहीं रह सकती थी। सिदरा ने तहरीम का जिक्र किया। मस्कन के मकीनों को सोचने के लिए एक नई राह मिल गई। यार वो गैर संजीदा सी लड़की है, सिदरा ने उससे पूछा तो अंश ने बेख्तियार अपनी राय का इजहार किया। अंश उम्र में सब वैसे ही होते हैं। इस उम्र में अब तुम अफलातून हो गए हो तो क्या सब तुम्हारी तरह हो जाए? सिदरा ने संजीदगी से लेताड़ा तो वो उसे घूर कर रह गया। तुम्हें एतराज़ है तो मुनासिब सा रीज़न दो। वो भी पूरी वकील थी। हो सकता है वो मुझे अंडरस्टैंड ना कर सके, हो सकता है वो मुझसे शादी ही ना करना चाहे। आपने ही तो खुद ही से सब फ़र्ज़ कर लिया है। मैंने खुद से कुछ फ़र्ज़ नहीं किया है, मैंने पहले उससे पूछा है, फिर ये तजवीज़ दी है। क्या वो ज़माना नहीं रहा? कैसी बातें छुपाई जाए? बेहतर है कि खुलकर दोनों फ़रीकीन से बात कर ली जाए और उन्हें राय का मौका दिया जाए। अंश बगौर सिदरा की शक्ल देख रहा था जो इस वक्त सोशियोलॉजी के लेक्चर का किरदार अदा कर रही थी। उसकी बात के इख्तिताम पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। कोई रिश्वत तो नहीं ली किसी से? बकवास मत करो, तुम बस हाँ या ना में जवाब दो। अगर ना कहूँ तो मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि वो अच्छी लड़की है। मैं उसे तुम्हारे हवाले से अपने घर का हिस्सा देखना चाहती हूँ। सिदरा के चेहरे पर बुझे बुझे से रंग नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी शादी वादी की कोई कहानी नहीं होगी, उसने गोया उम्मीद का दिया जलाया। ठीक है, हम धूमधाम से मंगनी का फंक्शन करेंगे, इस पर तो एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो बहुत सारी बातों पर है, लेकिन चलो आप सब लोगों की खुशी की खातिर सही। वो सर बैठ के पुष्ट से टिकाकर एहसान करते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं हम पर मेहरबानी करने की। मैं अभी तहरीम को फ़ोन करके मना कर देती हूँ कि हम लोग नहीं आ रहे। सिदरा ने एकदम पैंतरा बदला। अरे बच्चों जानिए, मैंने कब कहा आपकी खुशी ही तो मेरी खुशी है। अंश ने उसका हाथ थाम कर पास बैठने का इशारा किया। देखिए, थोड़ी बहुत इंसानों की परख का दावा मैं भी कर सकता हूँ। जितना इन चंद मुलाकातों में मैंने उसे समझा कि वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की मालिक है। उसका कोई बहन भाई भी नहीं, इसलिए भी वो अपने जाम में रहती होगी। और पता है उसकी नाक पर लिखा है बड़ा बड़ा खुद सर। इन सारी बातों को सामने रखकर अगर आप उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती हो तो बाद में क्या कभी भी मुझसे गिला मत कीजिएगा। गोया तुम खुद पर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते। वो भी उसकी वजाहत का मतलब समझ गई थी। देखिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, वो मुझे नहीं बदल सकती। लेकिन बाज़ फैसले कभी कभी सिर्फ घर बचाने के लिए किए जाते हैं। अगर मुझे कभी अपना घर बचाना पड़ा तो। वो खासा संजीदा था। ऐसा कभी नहीं होगा, वो नरम खो है, मेहमानों को सर आंखों पर बिठाती है। अयार नहीं बल्कि होशियार है। और पता है अब ऐसे ही लोग कामयाब रहते हैं। बेवकूफ़ बीवी ना शौहर के लिए फ़ायदेमंद होती है और ना उसके घर के लिए। ऐसे सच सच बता दे, कितनी रिश्वत दी है, किस कदर वकालत कर रही हैं आप उसकी? अंश के चेहरे पर बड़ी दिलकश से मुस्कुराहट थी।
सच बता दूं तो मैं उसकी वकालत इसलिए कर रही हूँ कि उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदगी का रंग महसूस किया है। तो ये कोई बुरी बात नहीं, वो लड़की है तो तुम जैसे बुद्धू आदमी से कभी कुछ नहीं कह पाएगी। अगर मैं समझ गई हूँ तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सिद्रा हद दर्जा लिबरल और ओपन हार्ट होने का सबूत दे रही थी। उस लम्हे हंस अपनी बहन की मस्बत सोच पर फख्र करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हारे साथ बातों में याद ही नहीं रहा कि चाय चूल्हे पर रख कर आई थी। वो अचानक खड़ी हो गई। तहरीम से कहती हूँ शहीर को भी ले आए। जाते जाते पलट कर कहा, मगर निगाहों में भरपूर शरारत थी। वो भी मुस्कुरा दिया। वो भरपूर अंदाज में दस्तक देकर अंदर आई थी। अनस पूरी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। स्याह सुर्ख के प्रिंट में सुनहरी बालों की लटों को चेहरे पर फैलाए वो मामूल के हुलिये में थी, मगर अनस को जाने क्यों वो आम दिनों से ज़्यादा दिलकश लगी। ओ सॉरी, मैं समझी सिद्रा होंगी। उसने गोल्डन कलर के कंबल में लिपटे हुए शहर को काट में एहतियात से लिटाया। ये सो गया, इसे जगाइएगा मत, साथ में हदायत की। और जो आपने हमें जगा दिया, उसे बर वक्त जुमला सूझा। आपकी तो उम्र है जागने की। वो भागने की ठान रही थी कि अनस ने इरादा भांप कर बैठने की दावत दी। नहीं, मैं चलती हूँ। इस बार लबों के साथ उसकी सुनहरी पोनी टेल ने भी हरकत की थी। मैं खा जाऊँगा क्या? वो मुतहम्मिल अंदाज में बोला। क्या पता, इंसान माशरती हैवान भी तो है। अपनी बात पर वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनस ने पहली बार पूरे इस्तेहकाक के साथ उसे बगौर देखा और इस दिलकश हंसी को दिल ही दिल में सराहते हुए खड़ा हो गया। आप नहीं बैठ रही तो हम भी खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये सिद्रा का बेडरूम है। माज भाई किसी भी लम्हे आने वाले होंगे। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। उसके चेहरे पर शबनम के कतरे नमूदार होने लगे थे। भला की शोखो चंचल तहरीम उस लम्हे जिस तरह पजल हो रही थी। अनस के लिए अनोखा तजुर्बा तो था ही, मगर खुद तहरीम भी ज़िंदगी में पहली बार इस एहसास से आशना हो रही थी। अनस की नज़रों के सामने जमकर खड़े रहने की सक्कत नहीं थी, और ये उस पर शौक मुस्कुराहट की कारस्तानी थी जिस पर वो बहुत पहले फ़िदा हो चुकी थी। उसे अनस पहली नज़र में अच्छा लगा था। ये अलग बात कि उसने सिद्रा के घर पर उसे दूसरी बार देखा था। वनडे क्रिकेट मैच के दौरान अपने दादा के जान के साथ खिलाड़ियों के एक हरकत पर तबसरा करता अनिस उसकी बराबर वाली सीट पर ही तो बैठा था, और वो ज़िंदगी में पहली बार इस तरह किसी लड़के को चोरी चोरी देखकर महसूस हो रही थी। उसने घर आकर सबसे पहले अपनी मम्मा को बताया तो वो भी मुस्कुरा दी। मम्मा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे दोस्ती कर लूँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। ये तो मसला हो गया, मेरी बेटी के दोस्तों की फहरिस्त में कमी रह गई है। बात तो आपकी ठीक है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि हमें जो अच्छा लगे वही हमारा दोस्त बन गया। उसने मुदबराना अंदाज में कहा, और शायद कुदरत उसी लम्हे उन दोनों को मिलाने का इंतज़ाम कर ली थी कि कई दिनों बाद उसे अपनी सीढ़ियों पर एक नौजवान नजर आया। वाइट कुर्ता शलवार में वो इतना अच्छा लग रहा था कि तहरीम ने बामुश्किल अपनी नज़रों का जाविया मोड़ा। वो सिद्रा के घर में दाखिल हुआ था। तहरीम के चेहरे पर बला की खुशी मचल रही थी, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। ये रिश्ता खुश उसलूबी से तय पा गया था, क्योंकि सिद्रा अगर किसी काम के पीछे पड़ जाती तो फिर वो होकर रहता था। तहरीम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। उसकी मम्मा किसी कॉलेज में प्रिंसिपल थी। ख़ानदान बज़ाहिर बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। वो खुद अभी इंटर में थी। जल्दी किसी को भी नहीं थी। एक बार फिर मस्कन के आंगन में मुसर्रतों की बारात उतर आई थी। अनस रिजर्व रहने की कोशिश करता, मगर तहरीम मिस बेल देकर या कोई SMS भेजकर शरारत का आगाज़ करती और जवाबन डांट सुनकर महसूस होती। तहरीम, सुधर जाओ, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ। मैंने कहा था कि तुम मुझे तंग नहीं करोगी, वो ज़रा रोब से कहता। और मैंने कभी ये कहा है कि आपकी सारी बातें मानूंगी? वो इस कदर अदाए दिल रुबाई से कहती कि अनस गहरी सांस लेकर मोटी सी किताब बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाता। अब सिर्फ तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा, ये मेरा हुक्म है। हाय, मैं क्या बोलूँ? मैंने तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया था। उसका भारी लहजा आसान भी खता कर देता। देख मेरी हिरनी, तुम्हें पूरा हक है मेरी आवाज़ सुनो, मगर जवाबन मैंने कोई ख्वाहिश की तो मुश्किल हो जाएगी। हम दोनों के करियर का सवाल है। उसकी आवाज़, उसका अंदाज़ इतना डिस्टर्ब कर देने वाला था कि वो एकदम दिल पर हाथ रख कर रह गई। अब ना सुनने की ताब थी ना सुनाने की, इसलिए बर्क रफ्तारी से ऑफ का बटन दबाकर हाथ नीचे गिरा दिया था। मौसम में बला की हद्दत आ गई थी। लो फेंकते दिनों की तवालत भी बढ़ गई थी। तहरीम के एग्ज़ाम सर पर थे, मगर वो मोहब्बत के जिस लतीफ़ एहसास को खुद पर तारी किए बैठी थी, उसने ना सिर्फ किताबों से गाफिल कर दिया था, बल्कि उसे तो गर्मी गर्मी का रोना रोती से हिलनों से भी चिढ़ होने लगी थी। अब तक तो कंबाइंड स्टडी में मज़ा ही मज़ा था, लेकिन इस बार उसके तेवर बदल गए थे। हीरा की ऑफ़र को उसने बेनियाजी से ठुकरा दिया। नहीं यार, अपने अपने घर पर ही ठीक रहेगा। तुम्हें पता है हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई कम, लेकिन तहरीम मज़ा तो इसी में है। कह दिया ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा।
मंगनी के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही मगरूर हो गई हो। क्या कहीं का गुलफाम मिल गया? हीरा के गुस्से को भी ज़बान मिल गई थी और तहरीम के चेहरे पर लफ्ज़ गुलफाम ने तबस्सुम फैला दिया था। वो गुलफाम ना भी होता तब भी मगरूर हो जाने के कहीं एक बहाने थे। उसने जो चाहा था वो पा लिया था कि ये खुशी मगरूर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। हीरा बदमज़ा होकर फ़ोन बंद कर चुकी थी और उसने रिसीवर क्रैडल पर रखा ही था कि एक बार फिर बेल बजने लगी। दिल ने खूब ज़ोर से धड़क कर कहा, शायद वहीं गुलफाम हो। मगर दूसरी तरफ इंतहाई अजनबी आवाज़ ने उसको खुद पर काबू पाने का सिग्नल दिया और वो संभल कर बैठ गई। कहाँ है तुम्हारी माँ? जी वो कॉलेज गई हैं। जिस तरह का सवाल था जवाब उससे मुख्तलिफ नहीं था। तो तुम क्या अकेली घर पर होती हो? नहीं, मेरी आया भी हैं। एयरपीस से समातों में मुंतकिल होने वाली आवाज़ इतनी बारों पर घसीली थी कि वो बिला सोचे समझे जवाब देती चली गई। बता देना उसको मैं शाम को आऊँगा, कुछ ज़रूरी बातें करना है। मगर आप हैं कौन? वो जैसे किसी ख्वाब से जागी। गैर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए फ़िक्र मत करो, वो जैसे महजूज से अंदाज में बोला और तहरीम ने घबराकर फ़ोन रख दिया। आया माँ थोड़ी देर पहले अंदर आई थी। उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर परेशान सी हो गई। आया माँ, हमारे साथ आप कब से हैं? तेरे बचपन से। पापा को देखा था ना आपने? बस थोड़े दिन हुए थे उन्हें और फिर वो अपने गांव चले गए। उधर ही उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, 24 घंटे तक बेहोश रहे और तुम्हारी माँ उनके गम में 2 दिन तक दुनिया से गाफिल रही। तदफीन भी उसकी बेहोशी में हुई। आया माँ की निगाहों के सामने यादों का सेल रवां बह रहा था और तहरीम घुटनों पर सर रखे उन्हें सुन रही थी। आया माँ, पापा की तदफीन उधर उनके गांव में हुई है ना? उसने अचानक सर उठाया। आज तुझे क्यों इस सब की ज़रूरत पेश आ गई? आया माँ अक्सर व पेशतर उसके सवालों से उकता जाती थी। अच्छा बताइए तो। उसकी तान वहीं अटकी हुई थी। हाँ ना, जाहिर है उनके घर वाले जो वहीं हैं। और फिर हम वापस यहाँ आ गए। कितने दिन बाद? चल चुप कर, क्यों पुरानी बातें लेकर बैठी? बहुत सारे काम करने हैं मुझे। वो उठ खड़ी हुई तो तहरीम ने भी सर झटक कर साइड टेबल पर पड़ी अपनी किताब उठा ली, मगर ध्यान किताब की तरफ जाने के बजाय उस अजनबी आवाज़ में उलझा हुआ था जो कुछ देर कबल उसकी समाअतों का हिस्सा बनी थी। दादा जान और दादी जान उम्रे के लिए रवाना हो गए और वो उन दोनों के बगैर सख्त बोरियत का शिकार था। उठते बैठते उनका जिक्र करता तो माँ जी को भी शिकवा करने का मौका मिल जाता। तुझे अपनी माँ के लिए तो वक्त मिलता नहीं है और माँ जी ये जलसी कुछ आप पर सूट नहीं करती। वो उनके गले में बाहें डाल देता और माँ जी की खफ की मध्यम सी मुस्कुराहट में मदगम हो जाती। इस तरह की बातें तो वो बस यूं ही किया करती थी। दरअसल उन्हें भी घर की तन्हाई और सन्नाटा तंग करता था। दादी जान के साथ जो नरमी गर्मी चलती थी वो भी उन दिनों खामोशी में ढल गई थी। बाबा जान शाम गए वापस आते तो अपनी स्टडी में रोपोश हो जाते। स्टडी रूम भी उनका रकीब था। उठते बैठते उसको कुफल लगाने का सोचा करती, मगर बाबा जान के होते भला ये मुमकिन था। और अब तो अनस भी उसी दरवाजे से अंदर जाता और घंटों गायब रहता। माँ जी ने उस दरवाजे से पक्की पक्की दुश्मनी बांध ली थी। माँ जी, ये बज्जो आने में इतने नखरे क्यों करती है? इसको बोलिए मुझे शहर बहुत याद आ रहा है। वो फ्रेश जूस का पूरा जग लेकर बैठा था। माँ जी ताइदी अंदाज में सर हिलाकर फ़ोन की तरफ बढ़ गई। अनस ने सिदरा के घर जाना कम कर दिया था। ये बात उन्हें अच्छी लगी थी। ऐसे रिश्तों में एहतियात की राह अच्छी होती है। सिदरा के घर में तहरीम से मतभेड़ तो लाजमी थी और अनस उससे नज़र भरकर देखने की ख्वाहिश नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और तहरीम तो थी ही उम्र के उस हिस्से में जब नज़रों का तसादुम दिल की दुनिया में हलचल मचाकर हर रियाज से फ़ायदा उठाने की तरगीब देता था। अनस शौरी तौर पर उसे नज़रअंदाज करता और फिर तन्हाई में उसकी बेचैनियों पर मुस्कुरा देता। ये फितरी सी बात थी कि वो भी तवज्जो के इस अंदाज से खूब महसूस हो रहा था। उसने खुद तो सिदरा के घर जाना कम कर दिया था, मगर शहर की खातिर सिदरा को हर दूसरे दिन आने की दावत दी जाती, जिसको कबूल करना उसके बस में नहीं था। शहजादे, मेरी रूटीन ख़राब हो जाती है। तुम्हें शहर की परवाह तो खुद ही आ जाया करो, इतना ना तंग करो उसे, वो भी तुम्हारा इंतज़ार करती है। मगर तुम भी दुनिया से अनोखे ही हो। सिदरा ने बेलफ्ज़ों में लिताड़ा दबे लफ्ज़ों में लिताड़ा। उसे तो तहरीम की सिफारिश का मौका चाहिए होता था। पता नहीं बाद में वो कैसी नंद भाभी बनती, मगर अभी तक दोनों में खूब गाढ़ी छन रही थी। शॉपिंग, इवनिंग वॉक, पिकनिक, घर के बहुत सारे प्रोग्राम साथ ही बनते। उम्र में वाज़ेह फ़र्क के बावजूद दोनों में ज़हनी हमांगी खूब थी। सिदरा, मुझे ये बताइए कि बेवक्त आए मेहमान को भगाने का क्या तरीका है? सिदरा ने इसके साथ फ़ोन पर बातों में मगन थी जब उसने पूरे सांसों समेत एंट्री दी। ये आपकी लाडली अब क्या कहानी लेकर आई है? अनिस की समातें भी खूब ताकतवर थी। सिदरा ने रिसीवर तहरीम को थमा दिया। कौन है? आदतन मुँह बनाकर रिसीवर कान से लगाया तो उसकी आवाज़ ने मध्यम फुहार का सा असर किया और वो झाग की तरह बैठ गई। मुझे सिदरा से ज़रूरी काम है। मैं भी कोई गैर ज़रूरी काम नहीं कर रहा। और सुनो, सिदरा को बज्जो कहा करो मेरी तरह। वो मेरी दोस्त है, मुझे सिदरा ही कहना अच्छा लगता है। सुनहरी बालों की लीटों से खेलते हुए उसने सिदरा को देखा, जो गुफ्तगू को गैर संजीदगी के दायरे में दाखिल होता देखकर शहर की तरह मतवज्जो हो गई थी। अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारे घर में मेहमान आया और मैं उन्हें आया माँ के पास बिठाकर भगाने का तरीका पूछने आई यहाँ आ गई। मगर मेहमान तो रहमत होते हैं। लेकिन ये मुझे रहमत नहीं जहमत लग रहा है। सिर्फ मम्मा का पूछा और गुमसुम होकर बैठ गए।
अरे बाबा, उनके कॉलीग वगैरह होंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग। और कॉलीग हरगिज़ नहीं हो सकते, साहब तो बारोब से हैं, बड़ी बड़ी मूंछें, खातून भी अजीब नज़रों से मुझे घूर रही है, और तीसरा शायद उनका बेटा होगा। वो बगैर कॉमे और फुल स्टॉप के बोल रही थी। अनीस के चेहरे पर उस वक्त उसे बगैर देखे ही बड़ी शरीर से मुस्कुराहट मचल रही थी। इतना मत बोला करो, ज़्यादा अच्छी लगने लगती हो। जज्बों से भरपूर सरगोशी में इतनी तपिश थी कि उससे मज़ीद कुछ बोला ही नहीं गया, और रिसीवर क्रैडल पर डालकर तमतमाते गालों समेत सिद्रा के पास आ गए। समझा ले अपने भाई को, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। इस वक्त क्या मजाक किया मेरे भाई ने? उसने भी उसी के अंदाज में भाई पर जोर दिया था। वो जो अनस की बातों में उलझकर मेहमानों को फरामोश कर बैठी थी, एकदम उछलकर खड़ी हो गई। सिद्रा, मैं देखूँ शायद मम्मा आ गई हूँ। पता नहीं ये लोग मम्मा का इतनी फुर्सत से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। वो जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से वापस पलट गई थी। सिद्रा ने जो बामुश्किल उसकी आम का सिरा थामा था, अब सर थाम कर बैठ गई थी। ये लड़की तो पारा है। अनस ने कहा तो सही था, मगर मैं इसके अंदर दौड़ती भागती ज़िंदगी कैसे नज़रअंदाज कर देती। कभी उसके मिजाज की जुलानी और जज्बातियत सिद्रा को परेशान करती तो उसे भूले से भी जिक्र न करती, मबादा वो भी नए सिरे से सोचने न बैठ जाए। दोनों के मबैन उस खूबसूरत से रिश्ते की डोर अब तो इतनी मजबूत हो चली थी कि उसमें ये छोटे छोटे मसले अब गुजर नहीं करते थे। मगर फिर भी सिद्रा का दिल डरा करता था कि कहीं तहरीम की कोई खता उसके भोलपन पर हर्फ न ले आए। दादा जान और दादी जान का मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाना सआदत था, लेकिन उनका कभी न आना किसी क़यामत से कम नहीं था। जिस मकाम पर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, वहाँ से उनकी शनाख्त के सिवा कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे वापसी का सफ़र नसीब होता। बाबा जान गए थे मगर खाली हाथ लौट आए थे, और दूर एक अजनबी देश में गुमनाम कब्रें बन गई थी। मस्कन गहरे सन्नाटों में डूब गया। माजी के लबों से शिकवा, शिकायत, मुस्कुराहट जैसे सारे लफ्ज़ छिन गए। उनकी ज़िंदगी पर इस हादसे के बाद जो जमूद छाया वो बरसों गुजरने के बाद नहीं टूट सका। अनस मामूलात रोज़ो शब अंजाम देते हुए जिस कर्ब से गुजरता ये वही जानता था, मगर उसे अभी ज़िंदगी जीना थी। वो दादा जान के ख्वाबों की ताबीर के चंद कदम फासले पर था, और उसे ये फासला पूरे वकार के साथ तय करना था। शायद इसीलिए वह हर लम्हे उनकी मौजूदगी को अपने दरमियान महसूस करता। उठते बैठते चलते फिरते दादी जान की बातें समातों में गूंजती तो वो चौंक उठता, मगर ये ख्वाबनाक सी कैफियत महज लम्हाती होती, और फिर वो तकलीफ के जिन लम्हों से गुजरता वो हर खुशी और हर एहसास से सरशारी पर हावी हो जाते वक्त गुजर रहा था, मगर मध्यम चाल से। या फिर हादसा ही ऐसा था जिसने वक्त को बांध दिया था, लेकिन भला ज़िंदगी को चलने से कोई रोक सकता है? सो मस्कन में भी ज़िंदगी के सारे रंग तुलू और गरूब होते, मगर उनमें वो इत्तराम नहीं होता जो मस्कन के मकीन गए दिनों में अपने अंदर पाते थे। माहौल में ठहरे सन्नाटे को कम करने के लिए सिद्रा ने शहर की सालगिरह का एहतमाम किया था। वक्त कितनी जल्दी बीत गया था, इसका एहसास शहर की शरीर हरकतों से होता था। छोटे छोटे कदमों के सहारे दुनिया को अपने हाथ में समो लेने की ख्वाहिश करने वाला शहर आज भी उसी तरह अनस के दिल की धड़कन था। सालगिरह में सिर्फ घर के लोग शरीक थे। वैसे भी उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए उसकी मसरूफियत का ख्याल करते हुए तकरीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम नहीं किया गया था। सिद्रा ने अपार्टमेंट के कंपाउंड में ही डेकोरेशन करवाकर डिनर का एहतमाम किया था। ये भी तहरीम की कोशिशों से मुमकिन हुआ था। उसने खुलकर उसकी सलाहियतों का एतराफ़ किया तो वो जाने क्यों आंखों में आंसू भर लाए। अनस, क्या वाकई आप मुझे अपने लिए इतना अहम समझते हैं? ऑफ कोर्स, क्या तुम मुझे अब तक इतना भी नहीं जान पाई? जान तो गई हूँ, लेकिन इन शिद्दतों को महसूस करते हुए दिल डरता है। मैं इस काबिल हूँ तो नहीं? वो जाने की सोच में थी। प्लीज़ तहरीम, ना तुम पर यह संजीदगी अच्छी लग रही है और ना तुम इस तरह की बातें करती हुई अच्छी लग रही हो। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिल पर पहला नक्श तुम्हारे नाम का है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए इस तरह सोच पाऊँगा। आप डॉक्टर होकर इतनी अदबी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? अनीस की निगाहों में महसूस की जाने वाली वारस्तगी थी। तहरीम के दिल की धड़कन बेअतदाल तो हुई ही थी, उसके साथ एतमाद भी रुखसत हो गया था। उसने बड़ी महसूस निगाहों से उसका जायज़ा लिया और कहका लगाकर हंस पड़ा। बस इतना दमखम है, शगुफ्ता लहजे में कहा गया इस्तफसार तहरीम को उसके सामने से उठने पर मजबूर कर गया था। आप बहुत फजूल है। सुनहरी बालों की लटों को हाथ से संवारते हुए वो इधर उधर देखने लगी। सफ़ेद रंग के नगीनों से सजा स्टाइलिश सा सूट उसके नाजुक सरापे पर बेहद सज रहा था। अनस ने एक बार भरपूर इस्तेहकाक के साथ उसके हसीन सरापे को नगाहों में जज्ब किया और मेहमानों की तरफ तवज्जो मरकूज़ कर ली। चलो, सिद्रा से कहो अब केक काटने में देर न करें। माजी भी उनके पास आ गई थी। शहीर सिरी लेक खा रहा है, बस थोड़ी देर में वो नीचे आ जाएंगे। तहरीम ने उन्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया तो वो वहीं करीबी कुर्सी पर टिक गए। अनस और तहरीम को साथ देकर उनके दिल में बड़ी शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि अब वो उसे ब्याह कर ले आए ताकि घर में चहल पहल तो हो। दादी जान के बाद तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और इस तन्हाई का वाहिद हल उसकी शादी था जिसके लिए वो फ़िलहाल तैयार नहीं था।
वो यकसू होकर पढ़ाई करना चाहता था और फिर इसी तरह शादीशुदा ज़िंदगी को भी पूरे एहतमाम के साथ शुरू करना चाह रहा था। अगर उसकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने वाली तहरीम ना होती तो शायद वो इस तरह ना सोचता और दुनिया के दीगर कामों की तरह यह भी कर गुजरता। मगर अब वो जितना तहरीम के एहसासात की परवाह करता उतना ही खुद भी तब्दीली के अमल से गुजर जाता। पहले तहरीम उससे बात करने के लिए बेचैन रहती थी, मगर अब वो भी दिन के मसरूफ़ तरीन लम्हों में से कुछ लम्हे ज़रूर उसके नाम करता। उस वक्त उन दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। अनस एग्ज़ाम्स देकर फारिग हुआ तो तहरीम के सर पर एग्ज़ाम्स किसी मुसीबत की तरह नाजिल हो गए। कम अज़ कम उसकी बेजार सूरत पर यही लिखा नज़र आता था, अनस मुझे नहीं पढ़ना, वरना क्या करूँगी पढ़कर। वो इतने मज़े से कहती कि अनस उसे समझाने का इरादा तर करके सिर्फ सुनने बैठ जाता। किस कदर ख़ाइफ़ रहती थी वो किताबों से। रोज़ाना किसी न किसी सूरत में एहतजाज होता, सुनो तुम अपनी मम्मा की बेटी भी हो या फिर इन लायक फ़ाइक खतून ने तुम्हें कहीं से गोद लिया, वरना कुछ तो असर आता। वो अक्सर छेड़ता, मुझे लगता है मैं पप्पा पर चली गई। वो पक्के ज़मींदार थे। मजाल है जब वो अपनी नालायकी पर किसी किस्म की शर्म सारी महसूस करती। ये सब आपकी वजह से हुआ, वरना पहले मैं अच्छी खासी रेगुलर स्टूडेंट थी। अगले लम्हे तोपों का रुख अनस की तरफ मुड़ जाता। ऐसा अब तो हो गया ना, फिर वो चिढ़ाने से बाज नहीं आता। फिर क्या? फिर ये कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, बस इंटर हो जाए। लोग मुझसे हमदर्दी करेंगे, इतना क्वालिफाइड डॉक्टर और उसकी बेगम बेचारी इंटर पास। आई डोंट केयर, मुझे लोगों के साथ नहीं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना, और आप मुझे हर हाल में कबूल करने का वादा कर चुके हैं। बातों में भला तहरीम से कोई जीत सकता था? बाय द वे ये वादा मैंने कब किया था? उसके लबों पर शरीर से मुस्कुराहट खिल जाती। आपकी यादाश्त अच्छी नहीं है, मगर मुझे सब याद है। उसकी डिठाई अरूज पर थी। अनस को पता था इस तरह की बेमानी गुफ्तगू वो पूरी रात कर सकती, इसीलिए उस पर बंद बांधना ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिनों में उसका लम्हा लम्हा कीमती थी। वो तो उसकी अहमियत से गाफिल थी, मगर उसके अंदर वो लाइक फाइक स्टूडेंट अब भी मौजूद था, जिसे एग्ज़ाम्स के दिनों में खाना खाने की फुर्सत नहीं होती थी। और तहरीम का ये आलम था, हर 1 घंटे के बाद किताबें समेट कर रख देती, इस यकीन के साथ कि तैयारी मुकम्मल हो गई। अनस जनरल नॉलेज का हल्का फुल्का सवाल ही पूछ लेता तो वो एहतजाजन फ़ोन बंद कर देती। मैंने रिलैक्स होने के लिए आपको कॉल की है, और आप फ़ौरन उस्ताद बन जाते हैं। और फिर नाराज़गी का ये मुख्तसर सा वक्फा उस वक्त तक बरकरार रहता जब तक अनस कोई अच्छा सा SMS करके अपनी मौजूदगी और उसकी अहमियत का एहसास न दिला देता। जैसे तैसे करके तहरीम का ये टफ टाइम गुजरा तो उसने भी सुकून की सांस ली। सिदरा ने ही दोनों को आउटिंग का मशवरा दिया था, मगर किस खुशी में। तहरीम ने कौन से पहाड़ तोड़े हैं। सिदरा के घर शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उसने खासी बेमुरवती से कहा तो तहरीम का चेहरा बुझ सा गया, वरना वो तो सिदरा की तजवीज़ से ही खिल उठी थी। उसने चुपके से उसके चेहरे के बदलते रंगों का जायज़ा लिया। आज तकरीबन 1 महीने के बाद ये बिलमशाफा मुलाकात हो रही थी, और ये लम्हे तहरीम के लिए कितने कीमती थे ये तो उसके चेहरे पर लिखा ही था। मगर अनस भी कम खुश नहीं था। अनस, तहरीम की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा करो और फुर्सत के इन लम्हों को एंजॉय करो। बाद में ज़िंदगी इतनी फरागत कभी नहीं देती। इस वक्त कहीं एक बिखेड़े सामने होते हैं, रोमांस ख्वाब की बात लगता है। सिदरा ने बड़ी सच्चाई से आने वाले वक्त का मुहासबा किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। रोमांस के बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है, क्यों तहरीम? उसने यूँ राय ली थी जैसे वो माहिर नफ्सियात हो। तहरीम का बदमज़ा होना लाजमी था। मुझे नहीं पता। वो शहीर की तरफ मुड़ गई, जो अपनी माँ की गोद से उतरकर उसके पास आने को बेताब था। पता तो आपको सब कुछ है, ये अलग बात है कि मुझे कुछ नहीं बताती। वो चाय का आखिरी सिप लेकर यूँ संजीदगी से बोला जैसे उस लम्हे बड़े अहम राज से पर्दा उठाया जा रहा हो। सिदरा, मैं शहीर को लेकर जा रही हूँ, मम्मा भी घर पर हैं। वो उसको बुला रही थी। वो अचानक उठ खड़ी हुई। मुझे नहीं बुला रही थी। वो उसके सामने आ गया। आप कौन? इस तरह पूछोगी तो फिर सब कुछ बताना पड़ेगा। आंखें लो देने लगी थी। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की, मैंने कौन सा पहाड़ तोड़े हैं, और वैसे भी आपका वक्त बहुत कीमती है, यहाँ ज़ाया हो जाता है बिला वजह। वो तो अच्छी खासी नाराज़ थी। सिदरा ने रुख फेर लिया। मबादा मुस्कुराहट तहरीम के मज़ीद गुस्से का बायस न बने। वक्त भी कीमती है, और इससे ज़्यादा तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मुस्कुराहट। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आंटी से मिलने आ रहा हूँ। उसने शहर को अपनी गोद में लेकर आंखों में ज़माने भर की नरमी समोकर एक खफीफ सा इशारा किया तो मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर जल्दी से बाहर निकल गई। अनस उसे कमज़ोर करने के हर हुनर से वाकिफ़ था, इसलिए तहरीम को हमेशा हार मानने में ही आफियत नज़र आती थी। और जाने क्यों इस मोड़ पर कि जब ज़िंदगी में बेवजह करार मिलने लगे तो हार भी लुत्फ़ दे जाती है। तुम्हारी आंखों से दिल तक का सफ़र करना है बस हमको। ये कितनी खूबसूरत मंजिलों का रास्ता होगा। अगर तुम रूठ जाओ तो हमारी जान निकल जाए, मगर ये खुद ही सोचो, तुम में इतना हौसला होगा। और वो जो एक शाम जो अनस के जहन में आज भी पूरी जज़ियात के साथ ताज़ा थी, पता नहीं क्यों उन दोनों के लिए खूबसूरत सादगी
आखिरी शाम साबित हुई थी और अनस आज भी उस शाम के फंसों से बाहर नहीं निकला था। न चाहते हुए भी वो उन लम्हों में जीता था जो उसने तहरीम के साथ गुजारे थे। हालांकि वो बहुत प्रैक्टिकल माइंड था। जहाँ कहीं मोहब्बत के किस्से सुनाए जा रहे होते सर झटक कर आगे गुजर जाता। उसे वफा और बेवफाई की बातें करने वालों पर हंसी आती। इसके बावजूद वो लम्हात के वादे वईद नहीं भूला था जो उसने तहरीम के साथ उस शाम ठंडी रेत पर चलते हुए किए थे। किस कदर बेमायनी गुफ्तगू होती थी दोनों के दरमियान और कितना तंग करता था वो तहरीम को। सिदरा ने आउटिंग का मशवरा दिया था और तहरीम ने गाड़ी में बैठते ही सीबीओ जाने का ऐलान किया था। यार वो भी कोई जगह है, सारी रेत आंखों में घुस आती और साहिल किस कदर गंदा हो चुका है। उसने बुरा सा मुँह बनाया। तौबा है अनस, अब कितने अनरोमांटिक है, एक लम्हे में चीज़ों को इधर से उधर कर देते। किसी मनपसंद शख्सियत के साथ साहिल की रेत पर दूर तक साथ चलना और हवाओं की सरगोशियाँ सुनना इतनी बड़ी अयाशी और आप हैं कि आलूदगी का मसला लेकर बैठ गए। किताबों से तुम्हें खुदा वास्ते का बैर है और बातें देखो उर्दू अदब के शाहकार जुमले बोले जा रहे होते हैं। दिल की बातों से किताबों का क्या वास्ता, आप भी ना हद करते। वो बेहद मायूस नज़र आ रही थी। पता नहीं वो अपने जज्बात पर किस तरह बंद बांधा करेगी। ओके चलते हैं सी व्यू और वहाँ जाकर दिल की सारी बातें करेंगे। शर्त ये आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगी। उसका मूड एकदम बदल गया था। भारी लहजे में बिल्कुल मुख्तलिफ सी कैफियत दर आई थी। ये कौन सी नई बात है, हमेशा यही होता है। उसने धड़कते दिल पर काबू पाकर बेपरवाही से कहा। तहरीम, उसके लहजे में ज़माने भर का तहीर से मटाया था। हाँ तो वो बड़े मज़े से गोया हुई। चलो ठीक है, ये वक्त याद रखना, आइंदा तुम्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी और फिर उस वक्त स्पीड ब्रेकर पर पाँव रखा जब भीगी हुई नमकीन हवाओं ने उनके गालों को छुआ। अनस, आपका यहाँ आने को दिल क्यों नहीं चाहता? वो खुशी से मचल रही थी। डूबते सूरज की किरणों का अक्स उसके चेहरे को सुनहरे रंग से भिगो गया था। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए यहीं किसी अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर लो, जी भर कर इंजॉय करना। उसने संजीदगी से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे आपके घर का बाग तो बहुत पसंद है। अमरूद और फालसे का दरख्त यहाँ तो नहीं हो सकते। वो किसी भी चीज़ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। अनिस ने उसके चेहरे पर मचलती खुशी को बड़ी भरपूर नज़रों से देखा और दिल ही दिल में साहिल के किनारे अपार्टमेंट ख़रीदने का इरादा मजबूत कर लिया। ज़िंदगी का ये मोड़ हर इंसान की ज़िंदगी में आता है जब अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे जज्बे किसी ऐसे शख्स के नाम करने का इख्तियार मिलता है जिससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, जिससे हमारा कोई करीबी वास्ता भी नहीं होता, मगर फिर वो अचानक सारे रिश्ते, सारे नाते कुछ इस तरह बांध देता है कि उसके सिवा कुछ नहीं सुझाई देता। कुछ लोग इस मोड़ पर हर एक लम्हे से खुशी कशीद करते हैं और कुछ लोग जाने क्यों इंतज़ार में वक्त गंवा देते हैं। अनिस और तहरीम हर लम्हे से खुशी कशीद करने वाले लोगों में से थे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था खुशियों के लिए ये लम्हे बहुत मुख्तसर से हैं। कातबे तकदीर ने उन दोनों का साथ बड़ी कलील मुद्दत के लिए रखा था। उस दिन तहरीम वापस घर आई तो ज़िंदगी का एक नया चेहरा उसका मुंतज़िर था। वो शशदर से अपने चेहरे से मुस्कुराहट को गायब होते महसूस कर रही थी। मम्मा, हम लोग उनके साथ किस तरह चले जाएं? ये लोग हमारे क्या लगते हैं? वो चीखना चाहती थी, मगर मम्मा की तनबीही निगाहों ने हर आवाज़ का गला घूंट दिया। ये तुम्हारे सब कुछ रखते हैं, तुम इनका खून हो, इनकी औलाद, और फिर ये तुम्हारे दादा की ख्वाहिश है कि तुम वहाँ पर आओ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मम्मा, आज से बरसों पहले जब आप वहाँ से आई तो तब किसी ने ये नहीं कहा कि मैं उनकी औलाद हूँ, उनका खून। अब क्यों उन्हें मेरी याद आ गई है? वहाँ नहीं जाना चाहती, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। आप प्लीज़ उनको बता दें ये लोग शराफत से वापस चले जाएँ। उस वक्त वो मुझे रोकते तो मैं खुद कभी ना रुकती। मुझे ये लोग अपनी और तुम्हारी जान के दुश्मन महसूस हो रहे थे। हालांकि तुम्हारे दादा कहते रह गए, लेकिन मुझे तुम्हारे पापा के बगैर वहाँ सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। उन्होंने शिकस्तगी से एतराफ़ किया। उनके चेहरे पर कुछ तो खो देने का मलाल आज पूरी शिद्दत के साथ उजागर हो रहा था। मम्मा, पापा का एक्सीडेंट ही हुआ था ना? तहरीम ने मशकूक लहजे में पूछा तो वो उसके करीब चली आई। आंखों के गोशे नम से हो गए थे। उनका वाकई एक्सीडेंट हुआ था। उनकी आवाज़ भर आ गई। तो बस अब हमारा उनसे क्या वास्ता? ये कहना आसान है, मगर हकीकत इसके बरक्स है और इसीलिए हमें उनके साथ जाना पड़ेगा। बेशक ज़्यादा दिनों के लिए ना सही, मगर तुम्हारे दादा जान ने मुझ पर कहीं एक एहसान किए थे। मैं आज एहसान फरामोश नहीं हो सकती। अगर हमने उनकी ख्वाहिश पूरी ना की तो क्या पता हम दोनों यहाँ पर कभी खुश न रह सके। बस तुम तैयारी करो, परसों सुबह यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाया है भाई साहब ने। मम्मा, आपने उन्हें अनस के बारे में बताया है? ज़रा झिझक कर पूछने लगी। पता नहीं उसके ज़हन में क्या चल रहा था। मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। हाँ, मैंने बता दिया है। वो उन लोगों से मिलना भी चाहते हैं।
उन्होंने गोया तसल्ली के गहरे एहसास से हमकिनार किया था। वो गहरी सांस लेकर सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गए। अनस से इतनी दूर जाना, और वो भी पता नहीं कितने दिनों के लिए, इतना आसान तो नहीं था, मगर उसे ये मुश्किल काम करना था। उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी मम्मा का इसरार था, जिन्होंने आज तक उसे फूलों की सेज पर रखा था। उसकी हर ख्वाहिश बिना कहे जान ली थी और फिर उसे पूरा करने में ज़रा देर का तहम्मुल भी नहीं किया था। और ये वक्त तो यूँ भी मम्मा की तरबियत और हिम्मत को साबित करने का था। वो एक भरपूर अज़म के साथ उठ खड़ी हुई। लाउंज में उसके ताया टीवी के आगे बरजमान थे। फ़ोन भी वहीं रखा था। वो सबसे पहले अनस से उस सूरत हाल को शेयर करना चाहती थी, इसलिए मोबाइल की तलाश में अपने कमरे में आ गई। और फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी आवाज़ की तरफ मरकूज़ कर दी, जो अब उसके अंदर ज़िंदगी का एहसास बनकर बसती थी। बोलते बोलते वो रोना शुरू हो गई थी और उसने अपनी रगों में दौड़ती भागती ज़िंदगी को मुंजमद होते महसूस किया था। अगला दिन बेहद मसरूफ़ गुजरा था। ढेर सारी शॉपिंग करना थी। मम्मा ने ताकीद कर दी थी कि वो जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ इस वक्त सख्त सर्दी होगी। मम्मा, ये लोग इधर शहर में आकर क्यों नहीं रहते? उसे उलझन हुई। अपनी ज़मीन अपनी जायदाद कौन छोड़ता है? तुम्हारे पापा ने ये हिम्मत की थी, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। सारी शॉपिंग उसने अनस और सिद्रा के साथ मिलकर की थी। हर चीज़ अनस की पसंद की थी। शौक रंगों की शॉलें, गर्म स्वेटर्स, ऊनी स्कार्फ और इम्पोर्टेंट कपड़े में रेडीमेड ड्रेसेस। अनस, आपकी चॉइस तो बहुत सोबर है। मुझे आज पहली बार अंदाज़ा हुआ। हालांकि तुम्हें बहुत पहले अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सिद्रा कुछ कहने वाली थी, मगर अनस ने टोक दिया। मेरे ख्याल में तहरीम खालसतन बज्जो की पसंद थी। वो किनकियों से उसको देखने लगा। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि सिद्रा ने मुझे आपके लिए पसंद किया था। वो बड़ी सादगी से गोया हुई। और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपने मुझे अपने लिए पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। उसने ज़रा सा आगे आकर उसके कानों में सरगोशी की तो वो बेसाख्ता रुक कर उसे घूरने लगी। तो इसमें बुरा क्या है? थोड़ी देर के बाद उसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई दी थी। अनस बेख्तियार कहका लगाने पर मजबूर हो गया था। तहरीम ने डिनर सिद्रा और अनस के साथ लाल किला में किया था, जबकि मम्मा और तायाजान मस्कन में रात के खाने पर मधु थे। अनस, जल्दी फारिग हो जाओ, तुम्हें तहरीम के ताया से भी मिलना है। सिद्रा को बार बार वक्त की कमी का एहसास हो रहा था और तहरीम का दिल चाह रहा था वक्त की तनाबों को थाम ले। लंबे चौड़े वजूद के पहलू में बैठकर उसकी आंखों ने पल भर में अनगिनत ख्वाबों से नाता जोड़ लिया था। वो जब भी उसकी तरफ नज़र उठाकर देखती, दिल अजीब से खौफ और वहम में पड़कर बेचैन होने लगता। अनस, अब मुझे फ़ोन तो करेंगे ना? पता नहीं वहाँ पर मोबाइल काम करेगा या नहीं। उसकी आंखों में इज़्तिराब हलकोरे ले रहा था। उसने चुपके से उसका नर्म नाजुक सा हाथ थाम लिया और शायद इस सारे अरसे में उसने ये जसारत पहली बार की थी। तहरीम के जलते बिलखते दिल को करार तो आया ही था। खुद अनस भी गैर महसूसी कुर्बत के नशे से आशना होकर मसहूर सा हो गया था। लम्हों की नहीं, बस एक आध लम्हे की शरारत ने दोनों को लम्स की हकीकत से कुछ इस तरह आशना किया था कि कई दिनों तक वो अपनी पलकों पर नामालूम सा बोझ महसूस करते रहे। तहरीम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पलकों पर अधूरे ख्वाब दिल का बोझ उठाए वो जिन अनजाने अंदेशों और इन अनकह वसवसों के साथ उन सबसे रुखसत हो रही है। वो सारी बातें वक्त की गर्दिश में आकर सच हो जाएंगी। एयरपोर्ट पर अनस, सिद्रा, माजी, मामा, बाबा जान सब उसकी निगाहों के सामने खड़े थे, मगर वो अपनी धुंधली निगाहों में किसी भी चेहरे का अक्स महफूज नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। और फिर ये उसे बहुत बाद में पता चला कि इस वक्त सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा था। वो दुश्मने जान से प्यारा भी कभी था, अब किससे कहें, कोई हमारा भी कभी था। उतरा है रगों पै में तो कट सा गया है ये जहर जुदाई के, गवारा भी कभी था। मस्कन में सब कुछ वैसा ही था। वहीं गेंडे की क्यारियाँ, वहीं बोगनवेलिया से ढका आईनी दरवाज़ा और वहीं ख्वाब देखने वाली आंखें, मगर वहाँ कोई भी तहरीम का नाम नहीं लेता था। माजी तो अरसा हुआ सिद्रा से उसकी दोस्त की शिकायत करना भी छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद रात के ठहरे हुए सन्नाटे में उन्हें वो बेवफा लड़की कभी इस शिद्दत से याद आती कि सुबह की रोशनी फैलने तक का सारा वक्त वो उसके साथ गिले शिकवों में गुजार देती। वो उनके बेटे की खुशियों को नकब लगा कर गई थी। वो भला उसको किस तरह भूल सकती थी? अनस ने सोचा था वक्त सबसे बड़ा मसीहा है, बहुत जल्द उसके जहन से गए दिनों की महक मिट जाएगी और फिर शायद कोई याद दिल के गैर आबाद आंगन पर दस्तक नहीं देगी, बल्कि ये उसकी खाम ख्याली थी। पता नहीं क्यों मोहब्बत के ज़ख्मों की मिसाई उस वक्त को भी नहीं आती। वो भी अपना हर हुनर भूल जाता है। कितनी अजीब बात थी। शहर का मशहूर व मरूफ न्यूरोसर्जन आज भी इस किस्सा उल्फत के सफ़े उल्टता रहता था, जिसका इंतसाब उसने तहरीम के नाम किया था। इस तहरीम के नाम जिसने अलाई जाने के बाद सिर्फ एक दफ़ा रब्ता किया था, और वो भी एक मुख्तसर से ख़त के ज़रिए। माँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैंने इसको ये खबर सुनाऊँ कि आज शाम 4 बजे मेरा निकाह मेरे ताया के बेटे से हो जाएगा। मुझे पता है आप माँ हैं और एक माँ की मजबूरी को बखूबी समझ सकती हैं। मेरी मम्मा भी मजबूर हो गई हैं। दादा जान ने मरते वक्त का वास्ता देकर ये ख्वाहिश उनके दामन से बांध दी और वो एक बार फिर वक्त की साजिश का शिकार हो गई हैं। यहाँ मेरा रोना, चीखना और एहतजाज करना किसी काम का नहीं, क्योंकि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। ये छोटा सा गांव है जहाँ से आसमान तो करीब नज़र आता है, मगर ज़मीन पैरों के नीचे से फिसलती महसूस हो रही है। राब्ते की कोई सूरत नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ ज़िंदगी सिर्फ सांसों के चलने का नाम है। पता नहीं मैं यहाँ किसी तरह जी पाऊँगी। इतनी शदीद सर्दी है, मैं किस तरह रह पाऊँगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इस इम्तिहान में सुरखरू हो जाऊँ। आपकी मोहब्बतों की तालिब, एक बदकिस्मत लड़की तहरीम। और फिर वक्त तो नहीं थमा, लेकिन ज़िंदगी ज़रूर किसी अनदेखे मोड़ पर रुक गई। पहले तो सबको चुप लगी थी, लेकिन किसी ने तो इस चुप को तोड़ना था। और ये चुप उस दिन टूटी जब एक अनजान सा शख्स सिदरा के बराबर वाले फ्लैट को खाली करवाकर उसका सौदा करके हर उम्मीद और आस के जुगनू को पाँव तले कुचल कर चलता बना। सिदरा अनिस के गले लगकर हिचकियों से रोई थी। न जाने क्यों इस खत के बाद भी उसके इंतज़ार ने दम नहीं तोड़ा था। गो के राब्ते की कोई सूरत बाकी न रही थी। तहरीम का खत पहला और आखिरी राब्ता था जिस पर कोई एड्रेस नहीं था। शायद उसने उसको लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। सुबह सरहद की आखिरी सरहद पर वाक़ई तहसील अलाई के किसी गांव में यकीनन फ़ोन वगैरह की सहूलत का ना होना बाद इस क्यास नहीं था, और अगर होता भी तो तब भी हालात ऐसे नहीं रहते कि तहरीम अनिस या सिदरा से रब्ता करती। उसने खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठा दिए थे और यही उसके लिए बेहतर था, वरना टूट फूट के जिस अमल से वो गुजर रही थी, इसमें उसकी ज़रा सी लफ्ज़िश उम्र भर का बहतान उसके नाम कर देती। औरत की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल मरहला उस वक्त आता है जब उसे ये फ़ैसला करना होता है कि वो मोहब्बत और इज़्ज़त में किसका इंतखाब करे। और औरत का वक़ार उसी में है कि वो अपनी अज़मत को बरकरार रखने के लिए मोहब्बत कुर्बान कर दे और इज़्ज़त की ज़िंदगी को मुंतखब कर ले। तहरीम ने भी इस मुश्किल मरहले में औरत के वक़ार का ख्याल रखा था। अनिस को उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो आज भी उसकी जज्बातियत और फैसले के दरमियान होने वाली कशमकश के बारे में सोच कर न जाने क्यों मुस्कुरा देता। वो तसव्वुर की आंख से उस तहरीम को देखता जो सरगोशियाँ करती, शरारतें करती, ऊट पटांग ज़िद्दें करके अपना और उसका वक्त ज़ाया करती, और कभी उस तहरीम को जो दूर दराज किसी गाँव के खलिहानों में छोटी सी छड़ी थामे बकरियों के पीछे उधर से उधर दौड़ती भागती रहती। उसे कभी कभी अपने तख़य्युल की परवाज़ पर रश्क आता, जो उसे कभी तहरीम के खेतों की तो कभी बागों की और कभी उसके घर के बड़े से आंगन की सैर करवाती। और इस सैर सपाटे के बाद वो जब माँ जी के पास जाता तो उनकी एक ही इल्तिजा होती, मगर वो क्या करता। तहरीम से अलग होना, उसकी शरारत भरी मुस्कुराहट से जुदा होना उसके बस की बात नहीं थी। माना कि नए ख्वाब ज़िंदगी है, लेकिन जो ख्वाब टूट गए उनका खसारा कैसे पूरा हो, वो अक्सर सोचता। सिदरा के घर नए मेहमान की आमने सरशारी की लहर सी दौड़ा दी थी। अनिस को एक बार फिर ये मसरूफ़ियत अपने आसार में ले रही थी, और वो अपनी हर मसरूफ़ियत तरक किए उस नन्हे फरिश्ते के लिए कशा कशा सिदरा के घर की तरफ चला आता। सीढ़ियों को तय करते हुए मुतरन्नुम सी हंसी की फवार तन मन को ज़रूर भुगोती, मगर फिर नए मेहमान की दिलरुबा सी मुस्कान नई ख्वाहिशों, नई उम्मीदों और नए ख्वाबों के सफ़र पर ले जाती। और जब वो पूरी तरह अबीर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया तो दयारे गैर सफ़र की नवीद मिल गई। न्यूरोसर्जन बनना उसका ख्वाब था, और एक बार फिर उसे अपने ख्वाब की तकमील के लिए रखते सफ़र बांधना था। माँ जी का बिल्कुल दिल नहीं था, उनका दिल दूरियों से डरने लगा था, लेकिन अनस की खामोश ज़िद और बाबा जान के समझाने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा, और वो न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका चला गया। उसका जाना मस्कन के लिए यूँ ही था जैसे ज़िंदगी की तितली अपने रंगों से महरूम हो गई हो। ठहरे ठहरे सुबह शाम और बोझल से दिन एक एक करके बीतते जा रहे थे। माँ जी जब भी उससे फ़ोन पर बात करती लड़की ढूंढने की इत्तला ज़रूर देती। मैं जब आऊँगा तो फिर अभी क्या जल्दी है, वो हंस देता। जल्दी मुझे है, अबीर भी अब 3 साल की होगी और मेरा आंगन सोना का सोना है। असल में गिला इस बात का होता जिस पर अनिस की चुप उन्हें गुस्सा दिला देती। अनिस क्यों मुझे तंग कर रहा है, तेरी खाला की बेटियां तुझसे कितनी छोटी थी मगर सब अपने घरों की हो गई। उन्हें मलाल होता, ये तो अच्छी बात है ना। वो तमानियत से कहता, बस ज़्यादा बातें न बना, मैं शाजिया को हाथ से निकलने नहीं दूंगी, तेरी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, कह दिया मैंने। कभी कभी उन्हें इस मौजू पर बेतहाशा बोलने का दिल चाहता और साथ गुस्से का इजहार भी होता। अनिस उनसे बात करने के बाद बाबा जान से सिर्फ इतना कहता था, आप तो समझते हैं ना मेरी मंजिल और मेरे मकासद क्या हैं, शादी के चक्कर में पड़कर सब कुछ भूल जाऊंगा। बाबा जान उसकी ये बात हमेशा से सुनते आ रहे थे, सो इस वक्त भी सर हिला देते। दरअसल तहरीम का जाना इतना बड़ा हादसा नहीं था जितना कि अनिस की हसासियत के लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा बन गया था। ज़िंदगी के इस कारवां में बहुत से लोग शामिल होते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं और ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। अनिस भी
इस कारवां में रवां दवां था। ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी था, मगर ज़िंदगी के कारवां में किसी और को शामिल करने की ख्वाहिश इस मोड़ पर आकर मादूम हो जाती, जहाँ तहरीम को खोने की खलिश बड़ी मजबूती से अपने कदम जमाकर रास्ता रोके खड़ी होती। उसकी ज़ात में छुपा एक मुखलिस इंसान ना किसी को धोखा देने का सोचता था और ना किसी के साथ ज़्यादती में शामिल होना चाहता था, और इस कोशिश में वो अपने साथ मुस्तकिल ज़्यादतियाँ करता चला आ रहा था। जब भी सोचा शब हिजर न होगी रोशन, मुझको समझाने तेरी याद के जुगनू आए। ज़लज़ले के सानिये के गुज़रे 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था। सर्द मौसम की शिद्दत ने मुतासरीन की ज़िंदगी को मुस्तकिल अजाब से दो चार कर रखा था। पिछले साल जब ये क़यामत टूटी थी तो वो अमेरिका में था। प्यारे घर में हीटर के सामने बैठकर बारहा उसका दिल अपनों पर टूटने वाली क़यामत की वजह से रोया था। तहसील अलाई के लोग तो ज़लज़ले से बचने के बाद सर्दी से मर रहे थे। उसने सुना तो अजीब बेदम होकर देने वाली घुटन ने सारी तवानाइयाँ सल्ब कर ली और वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ना उसे बुखार था और ना कोई और बीमारी, मगर वो खुद भी भागती दौड़ती ज़िंदगी से भाग रहा था और अब उसे डॉक्टर्स के पैनल के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ भेजा जा रहा था। उसने यहाँ आते ही अपना नाम इस जिम्मेदारी के लिए रजिस्टर्ड करवाया था और आज उसने खुद में बरकी रूह दौड़ती महसूस की थी। पता नहीं क्यों उसके तख़य्युल की परवाज़ हमेशा की तरह उसे इन खलियानों में ले गई थी, जहाँ एक हिरनी बकरी के बच्चों के ताक़ुब में कलांचे भरती नज़र आ रही थी। मेरे चारागर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, तू मेरे सफ़र का शरीक है, नहीं हम सफ़र। मेरे चारागर, मेरे हाथ से तेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कहीं मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया, नहीं जिस पे कोई निशान पा मेरे सामने है वो रह गुज़र। मेरे चारागर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। सर्दी का मौसम और इतना लंबा सफ़र। माजी तो सुनते ही हौलना शुरू हो गई थी। अनस की बेतहाशा मसरूफियत से वो वैसे भी खाइफ रहती थी और अब वो फिर काम का बहाना करके इतनी दूर जा रहा था। उनके सारे प्रोग्राम चौपट हो गए। इस बार तहिया कर लिया था वो उसकी और अपनी तन्हाई का इलाज पहली फुर्सत में करेंगे, मगर अनस को इस मौजू से बच निकलने का रास्ता मिल गया था। आप समझाइए इसे, कितना तंग कर रहा है मुझे, कहीं बचपन में इसने तंग नहीं किया होगा। वो शिकायती लहजे में बाबा जान से गोया हुई। शहीर पास ही बैठा हुआ था, चक्कर उनकी गोद में आ गया। नानू में भी तो अपनी मम्मा को तंग नहीं करता, आप मामा को बताइए ना, गंदे बच्चों से कोई प्यार नहीं करता। उसकी मासूमियत पर फिदा होने को दिल चाहता था। माँ जी ने बेसाख्ता उसकी कुशादा पेशानी चूम ली। बस तू मेरा अच्छा बेटा है, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्होंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। माँ जी नाराज़ ज़रूर थी, मगर इस नाराज़गी का ताल्लुक मसरूफियात से ज़्यादा शादी के हवाले से हिले बहानों से था, और ऐसे में वो हमेशा तहरीम के ख्याली पैकर से झगड़ती, जो उनके लाडले की ज़िंदगी को रोग लगाकर इस तरह गायब हुई थी कि उसे शिकवा भी नहीं किया जा सकता था। मुझे पता है तो वहाँ जाने के लिए क्यों उतावला हो रहा है। उन्होंने अनस की तैयारियों को देखते हुए खफीफ सा तंज भी कर डाला था। वो बेसाख्ता हंस पड़ा। बिलाशुबा माएँ दिल में उतरने का हुनर जानती है। उस लम्हे उसने माँ जी के वहम के सच होने की बड़ी शिद्दत से दुआ मांगी थी, और बाज़ दुआएं शायद कबूलियत के लम्हे में मांगी जाती हैं, जब भी उन्हें मकबूल होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। उसे पेशावर आए हुए 2 दिन हुए थे। उनके ग्रुप इंचार्ज ने अभी फ़ैसला नहीं किया था कि उनकी अगली मंजिल क्या होगी। इससे कबल वो 1 हफ़्ता बालाकोट के नवामे खैमा बस्ती में गुजार कर आए थे। लोगों की ज़हनी हालत अबतर ज़रूर थी, मगर उसने महसूस किया था कि वो लोग ज़िंदगी के इस फेज़ को अल्लाह की तरफ से आजमाइश जानकर मुतमईन और पुरसुकून हैं। पता नहीं अनस के काउंसलिंग से कोई फ़र्क पड़ा था या नहीं, अलबत्ता उनके इत्मीनान ने अनस की ज़हनी हालत पर ज़रूर मस्बत असर छोड़ा था, और उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो माजिद को इख्तियार दे देगा हर तरह के फ़ैसले का। लेकिन जो फ़ैसले ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, उनमें बंदा लाख अपनी तरफ से रद्दोबदल कर ले, होता वही है जो मुकद्दर होता है। और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी शहर में एक दिन उसकी आंखों के सामने उसकी किस्मत, उसका मुकद्दर आकर खड़ा हो जाएगा। वो बिलाशुबा तहरीम थी। कदर फरबी माइल जिस्म ने उसके चेहरे की मासूमियत पर कोई असर नहीं छोड़ा था। छोटे से बच्चे की उंगली थामे वो कॉरिडोर के दूसरे कोने पर खड़ी किसी डॉक्टर के साथ महवे गुफ्तगू थी। अनीस अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर लेना चाहता था, मगर उसे लगा जैसे पाँव में उम्र भर की थकन उतर आई हो। इससे पहले वो उसकी नज़रों से ओझल होती, अनीस अपनी नज़रों की खुशफहमी को यकीन में बदलना चाहता था, मगर वक्त को एक बार फिर उसके यकीन का इम्तिहान मकसूद था। वो कॉरिडोर के आखिरी कोने से ओझल हो गई, और जिस डॉक्टर के पास वो खड़ी थी वो उसकी तरफ आ रहा था। अनीस बेइरादा उसके पास चला आया। ये खातून, उसका लहजा बेहद सरसरी सा था, अपने किसी अजीज़ के साथ है। ज़लज़ले के बाद से वो इस हॉस्पिटल में है। उनकी दोनों टांगें कंग्रीन की वजह से काटनी पड़ी। दिमाग पर भी असर हुआ था, अक्सर खौफ से चीखें मारने लगते। अच्छा खासा अपने इलाके का बासर आदमी था, मगर अब अपनी हालत से बेगाना है।
डॉक्टर खुर्शीद तफसील बताते हुए साथ चल रहे थे और अनस अभी तक तहरीम के सरापे में गुम था। इन खातून का नाम पूछ सकता हूँ? उसकी दिलचस्पी और तजस्सुस को डॉक्टर खुर्शीद ने महसूस तो किया मगर इस्तफसार नहीं किया। ये प्रोफेशन ही ऐसा था जहाँ हर चेहरे के साथ कहीं एक कहानियाँ मुंसलिक थी। तहरीम यूसुफ। उन्होंने ज़रा रुककर उसका जायज़ा लिया मगर उसके चेहरे पर कोई ऐसा रंग नहीं था जो उन्हें किसी सवाल पर मजबूर करता। उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हो सका था कि ये नाम सुनने के बाद वो किस तरह ज़ब्त की उन मंजिलों से गुजर गया था कि उसके चेहरे पर दिल में उठने वाले तूफ़ान की हल्की सी रमक भी नज़र नहीं आई थी। ऐसा करो तुम भी इस पेशेंट से मिल लो, बल्कि वो तुम्हारा ही केस है, चलो अभी देख लो। डॉक्टर खुर्शीद यहाँ MS के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, सो हर तरह का फ़ैसला ले सकते थे। अनस ने भी उनकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए। उसे पता था अब उसका सामना तहरीम यूसुफ से होगा। वो कदमों की थकन को चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहता था और उस कोशिश में उसका चेहरा हर तरह की कैफियत से बेनियाज हो चुका था। हम लोग कल अलाई जा रहे हैं, विज़िट के दौरान उसने तहरीम को बताया और मुनीस की उंगली थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या करेंगे वहाँ जाकर? कुछ भी तो नहीं बचा वहाँ, ना इंसान ना हैवान। तहरीम की आंखों में अजीब सी वहशत सी मटाई थी। अनीस ने बामुश्किल नज़रों का जाविया मोड़ा। मुनीस उसकी बाहों में सिमटा खुद को बड़ा महफूज तस्वुर कर रहा था। उसकी सुपुर्दगी का अंदाज़ बिल्कुल इस तरह का था कि जैसे बहुत दिनों बाद उसे बाप की बाहें मुयस्सर आई हों। कल जब वो डॉक्टर खुर्शीद के साथ अचानक ही तहरीम यूसुफ के सामने आकर खड़ा हुआ था तो वो महज एक लम्हे को चौंकी थी। उसकी आंखों में यकदम जो हलचल मची थी वो शनासाई और अपनायत के रंगों से भरपूर थी। मुझे पता था आप एक दिन मुझे ऐसी किसी जगह पर ज़रूर मिलेंगे, डॉक्टर खुर्शीद के जाने के बाद उसने पूरा एतमाद अंदाज में कहा। तो अनीस को तेज़ी से फिसलता हर लम्हा अपने वजदान की कारस्तानी लगा। उसे लगा जैसे वो फिर किसी अरसा ख्वाब में चला गया हो, जैसे दरमियान में वक्त की बेरहम खलीज ने फासलों की कोई दीवार खड़ी ही ना की हो। वो बहुत कुछ सोचकर उसके पास आया था मगर उसके सारे इरादे पल भर में मिट्टी का ढेर हो गए थे। तहरीम यूसुफ के तमानियत भरे अंदाज में किस कदर यकीन था। उसके चेहरे की मासूमियत को वक्त और हालात की मुशक्क़त ने तजुर्बे और तदब्बुर के रंगों से मोतबर कर दिया था और वो बिल्कुल मुख्तलिफ सी तहरीम उसकी बर्दबारी को चैलेंज कर रही थी। मैं यहाँ नहीं था। अनीस की नज़रें उसके चेहरे पर गए दिनों का अक्स ढूंढने लगी। वो तो मिशन की तकमील हो गई, उसे सब याद था। अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ है, वो मध्यम लहजे में कहकर तहरीम यूसुफ के मरीज़ की तरफ मुतवज्जो हो गया जिसके साल खोरदा चेहरे पर एक साल पहले रौनमा होने वाले हादसे की सितम ज़रीफ़ी वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थी। अनीस ने इस मानूस से चेहरे को निगाहों के आसार में लेते हुए शनासा सी मुस्कुराहट उछाली मगर उस चेहरे के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया। अनीस ने सवालिया निगाहों से तहरीम की तरफ देखा। मेरे ताजान है, 1 साल से इनकी यही हालत है, क्योंकि 1 साल पहले वो ज़िंदगी की हर नेमत को हासिल करने की ख्वाहिश करते थे मगर आज इनकी सारी ख्वाहिशें मर चुकी हैं। तहरीम का लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। अनीस को अजीब सा महसूस तो हुआ मगर वो उन दिनों में बहुत सारी मुतासरीन ज़लज़ला से मिलने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अब ना सिर्फ उनके आंसू खुश्क हो चुके हैं बल्कि उनके एहतजाज की ताकत भी ख़त्म हो चुकी है। उनके अंदर ये सर्द मोरी और बेहिसी आफत नागहानी से ज़्यादा हालात की सितम ज़रीफ़ी के बाइस थे। 1 साल गुजरने के बाद वो अपनी मंजिल का तयन करने से कासिर थे। बड़े बड़े दालानों वाले कच्चे पक्के मकानों से गुजर रहे थे। इसके बाद वो सिर्फ ये सोचने पर मजबूर थे कि क्या ही अच्छा होता वो भी इन लाखों लोगों की तरह लुकमा या जल बन जाते। कम अज़ कम इस मर मर कर जीने से तो बेहतर होता। अनीस ने बहुत सारे लोगों की सोच बदलने की कोशिश की थी और उन्हें ज़िंदगी जैसी नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने का मशवरा भी दिया था मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। पुत्र, भिखारियों की तरह लाइन में लगकर खाने का इंतज़ार करना और अपनी बच्चियों को हवसज़दा नज़रों से बचाना इतना आसान होता तो हम कभी मौत की तमन्ना ना करते। एक अधेड़ उम्र शख्स ने हालात की तस्वीर कशी चंद जुमलों में इस तरह की थी कि अनीस बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं सका और इस वक्त भी वो तहरीम से बात करते हुए ऐसे ही किसी चुप के अमल से गुजर रहा था। पता नहीं तहरीम पर क्या गुजरी थी, वो अपने अंदर सब सुनने का हौसला नहीं कर पा रहा था और उसका छोटा सा बेटा जो 1 साल पहले ढेर सारे लोगों को अपनी शरारत से महसूस करता होगा आज इतना संजीदा और बुर्दबार दिखाई दे रहा था कि अनीस को उसके चेहरे पर मासूमियत तलाश करना पड़ी। वो महज 4 साल का था मगर उसका चेहरा किसी 40 साल शख्स के तासुरात से सजा था। और फिर दोबारा जब वो तहरीम से मिला तो शाम ढल रही थी। उसका अस्पताल में आखिरी राउंड था। वो मरीजों से मिलते हुए इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहा था कि जिनके घर बाहर नहीं रहे वो यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे। दरहकीकत अस्पताल में बहुत से मरीज़ ऐसे भी थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था और वो ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए 1 साल से अपने हौसले मुजतमा कर रहे थे। तहरीम उसे कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर मिल गई थी। क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? उसने मुनीस को गोद में उठा लिया। वह हैरान नज़रों से उस मेहरबान को देखने लगा। तहरीम दुपट्टे का आंचल सर पर लेते हुए उसके साथ बोली, घर में सब कैसे हैं? सिदरा कैसी हैं? और शहीर?
उसने ही खामोशी तोड़ी। घर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। सिद्रा एक तदबीर की अम्मा बन चुकी हैं और वेदांता चुप हो गया। आपके कितने बच्चे हैं? वो घर की तब्दीलियों को जहन में रखकर बेसाख्ता पूछ बैठी। जवाबन अनिस ने मध्यम सी मुस्कुराहट का सहारा लेकर जवाब हवा में उछाल दिया, 3-4 तो होंगे। शरारत तो उसकी आदत थी। क्या मतलब? वो भी मुस्कुरा दी थी। उसने एक पल ठहर कर उसे देखा और फिर सुस्त कदमों के साथ चलते हुए संगी बेंच पर बैठ गया। तहरीम, ताईजान के अलावा और कोई है तुम्हारे साथ? मुनिस, वो किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमा कर किसी मामूल की तरह बोली थी। मुनिस? अनिस ज़ेरे लब बोला और अपनी गोद में उस बच्चे को देखने लगा जो अपना नाम सुनकर ज़रा चौंक गया था। और उसमें मज़ीद कुछ सुनने की सकत तो नहीं थी, मगर तहरीम की आंखों में मचलने वाले आंसू शाम के रंगों में गड़बड़ होकर अजीब सा सोच फैला गए थे। पता है अनिस, हमारे घर के 13 अफराद एक ही दिन में दफनाए गए थे। और अनिस इस कर्मनाक लम्हे का तस्वुर करके साकित बैठा रह गया था। मम्मा, मुनिस के पापा, दादा जान, दादी और शेरगुल, किस किस का नाम लूँ? अब तो यूँ लगता है जैसे ये लोग कभी ज़िंदगी का हिस्सा थे ही नहीं। एक लाश के बाद दूसरी लाश, और मैं पागलों की तरह किसी जिंदा चेहरे को तलाश कर रही थी। मगर सुबह से शाम हो गई और यूसुफ मेरी आंखों के सामने चले गए। उन्हें सर पर चोट लगी थी। शायद किसी अस्पताल पहुँच जाते तो। वो बेइख्तियार से सकने लगी। पता है अनिस, मैं सारी रात मुनिस को सीने से लगाए उस दरख्त के नीचे बैठी रही जहाँ ज़लज़ले से पहले सब बैठे अखरोट तोड़कर खा रहे थे। मम्मा ने ढेर सारे अखरोट तोड़कर गिरियाँ मुनिस की जेब में भर दी थी। शेरगुल, मेरा देवर, शहर जाने की तैयारी कर रहा था और हम सब ने अपनी अपनी फरमाइशों की लिस्ट उसे थमा दी थी और वो मुस्तकिल बुड़बुड़ा रहा था, मगर उसकी सुनता कौन था। मेरी जेठानी को वैसे भी आए दिन कुछ न कुछ चाहिए होता था और मैं भी उसके साथ मिल जाती थी, मगर उस दिन वो शेरगुल से नाराज़ थी और फिर वो एक दूसरे से नाराज़ ही चले गए। शेरगुल की लाश 4 दिन बाद मलबे से निकली थी। वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। अनिस सांस रोक के उसे सुन रहा था। मुनिस एक नज़र तहरीम और दूसरी अनिस पर डालकर अपनी टांगें हिलाने लगता, जब अब उस कहानी में उसके लिए कोई तजस्सुस बाकी न रहा हो। उस रात बारिश भी तो क़यामत की हुई थी। वो बेसाख्ता झरझरी लेकर सिमट से गई। मौसम तो वैसे भी ठंडा हो रहा था और फिर खुले आसमान तले उस रात का तसव्वुर उसकी शिद्दत में इजाफा करने के लिए काफ़ी था। अपना गांव छोड़ने के लिए हम में से कोई तैयार नहीं था, मगर जब लोग सर्दी से मरने लगे तो यूनाइटेड नेशंस वालों ने यहाँ खैमे लगा दिए। उनका ख्याल ये था कि वहाँ पर हम हुकूमत और इमदादी टीमों की नज़रों से ओझल रहेंगे। जाहिर है इतने दूर दराज इलाके में बगैर ट्रांसपोर्ट के कोई कैसे जाता जब तक मौसम बदल नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्जी ठिकाने बनाए गए थे, मगर अब तो यूँ लगता है जैसे हमने अपने घर की कभी शक्ल देखी ही नहीं है। वो आंसू समेटकर सर्द मोहरी के खौल में मकीद हो गई थी। मैं यहाँ खैमा बस्ती के स्कूल में पढ़ाती हूँ। तायाजान साल भर से अस्पताल में है। कभी कभी मदहोश हो जाते हैं और कभी बाल नोचने लगते हैं। घर में सबसे बड़े थे और ज़िंदा हैं। इस बात का दुख उन्हें रुलाता रहता है। तुमने हम में से किसी के साथ रब्ता क्यों नहीं किया? क्या हम तुम्हारे लिए इतने अजनबी हो गए थे? वो शहर तो तुम्हारा अपना था। तुम क्यों भूल गई कि तुम अपने लोगों को पीछे छोड़ आई थी और उन्होंने तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं किया? अनिस का लहजा धीमा और दुख से भरपूर था। तहरीम ने पलटकर उसे यूं देखा जैसे यादों की बंद कबाड़ों पर किसी की मध्यम सी दस्तक से इर्तआश पैदा हुआ हो। पता है अनिस, एक अरसे तक तो सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई थी। एक के बाद दूसरा इम्तिहान और मैं जो सोचती थी मैं किस तरह जी पाऊँगी। मुझे ताजान के मुनिस के लिए खुद को नई ज़िंदगी देना पड़ी। उनके ज़ख्म पक गए थे और टांगे काटने का मरहला जब हमने झेला तो एहसास हुआ कि ज़िंदगी मिल जाने की खुशी क्या होती है और अधूरी ज़िंदगी जीने का दुख क्या है। और मैं उनको देखकर सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं आता कि उस ज़लज़ले में मम्मा को भी ज़मीन निगल गई, यूसुफ को भी आसमान खा गया। पता है अनिस, मैं जिस इज्तिमाई कब्रों पर फातिहा पढ़ने जाती हूँ वहाँ मम्मा और यूसुफ के साथ और भी बहुत से लोग दफन हैं जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से अपना माना और समझा था, और वो सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं भला किस तरह किसी पर भरोसा करती। बहुत सी रातें जब मैंने मुनिस को सीने से लगाए सर्दी से ठठरते हुए गुजारी तो मुझे मस्किन भी याद आया। मुझे तुम सब लोग भी बहुत याद आए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी बेसुकूनी के साथ तुम लोगों के सुकून में खलल डालती। मुझे लगता था कि अगर मेरे मुकद्दर में ये आजमाइश है तो मैं तुम लोगों की ज़िंदगी को क्यों उलझन में डाल दूँ। और शायद कहीं ये एहसास भी था कि मैंने माजी, सिद्रा और तुम्हारा दिल दुखाया। अब भला मेरा तुम लोगों की ज़िंदगी पर क्या हक बनता है। वो जैसे ख्वाब सी कैफियत में मुसलसल बोले चली जा रही थी। उसका लहजा गहरे दुख का खुमास था और आंखें बरसने को बेताब। वक्त ने उसे संजीदगी और बर्दबारी का जो लबादा उड़ाया था वो सिर्फ़ और सिर्फ मलाल के धागे से बना हुआ था। शायद तुम्हारी बेसाख्ता हंसी और शरारत को मेरी ही नज़र लगी है। वो बेसाख्ता सोच कर रह गया।
मुनीस अब बोलने लगा है, वरना इसकी तरफ से मुझे ज़्यादा फिक्र थी। वो कहता था मेरे सर में कोई पटाखे मारता और फिर साकित हो जाता था। उसकी ज़हनी हालत तायाजान से ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, मगर यहाँ खैमा बस्ती में दूसरे बच्चों के साथ और फिर स्कूल जाने की वजह से वो इस खौफ से बाहर निकल गया। तो अनिस, किस्सा मुख्तसर ये है कि ज़िंदगी हमें बाज़ औक़ात उस मोड़ पर ले आती है कि जब हमारी तरजीहात बदल जाती हैं और हम बड़ी आसानी के साथ उन तरजीहात को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। वो गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। आंसू को उसने पीछे धकेल दिया था। अनिस को उसकी बहादुरी पर रश्क आने के साथ गुस्सा भी आया। वो क्यों नहीं उसके सामने खुलकर रोती थी, क्यों नहीं उससे अपना हर दुख शेयर कर लेती थी, वो क्यों वक्त से पहले इतनी बड़ी हो गई थी। और यही सोचकर अगले लम्हे गुस्सा उसके लफ्ज़ों में ढल गया था। तहरीम, ये इज्तमाही हादसा था। तुम्हारा दुख हम सबका दुख है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा मस्कन से कोई रिश्ता था, इसलिए कि हम सब का तुम लोगों से गहरा रिश्ता था। अलाई के हर बंदे का दुख मुझे अपना महसूस होता था। मैं जब भी यहाँ की खबरें पढ़ता तो मुझे तुम्हारा वो ख़त याद आता जो अलाई से आया था। तुमने कोई एड्रेस नहीं लिखा था, मगर स्टैम्प अलाई की थी। और मेरी नींद इसलिए उड़ जाती कि वो तुम्हारा गांव था, तुम वहाँ थे। और ये सिर्फ मेरी कैफियत नहीं थी, मेरे साथ कितने लोग थे जो रज़ाकार बनने को तैयार थे। हम सब तो ये सोचते थे कि अगर हमारे अंदर ज़रा भर भी इंसानियत मौजूद है तो इसको पुरतरद्दुद करने का यही मौका है। देर से ही सही, मगर हम अपनी कोशिश में कामयाब तो हुए। हालांकि तुम्हें पता है माजी बिल्कुल राज़ी नहीं थी। लहजे की गर्मी माजी के जिक्र से दूर हो गई थी। तहरीम भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनके बारे में पूछने लगी। मुनीस ज़रा फासले पर था। दोनों को मुस्कुराते देखकर करीब आ गया। अम्मा जी, आज हम अपने घर चलेंगे ना? उसके नज़दीक खुश होने की सबसे माकूल वजह यही थी। अनीस ने उसे बाहों के घेरे में लेकर गालों को चूम लिया। हम बहुत जल्द अपने घर चलेंगे, वो भरपूर अज़म के साथ बोला। नहीं अनीस, इस तरह के वादे मत करो इसके साथ। अब वहाँ अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। तहरीम तलखी की हद तक हकीकत पसंद हो गई थी। अनीस को एक बार फिर अपना गुस्सा ज़ब्त करना पड़ा। पता नहीं क्यों वो आज भी उसके सामने खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था। तहरीम, तुमने जितनी मनमानी करना थी कर ली। मैं मुनीस को मस्कन उसके घर ले जाऊंगा। अगर तुम्हें चलना हो तो बता देना, और तायाजान भी मेरे साथ जाएंगे। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। अनीस का लहजा हतमी था, यादों के बंद कुआड़ पर फिर इर्ताश हुआ और तहरीम कदरे संभल कर उसे देखने लगी। नहीं अनीस, ये मुनासिब नहीं है। मुनीस को इस ज़िंदगी का आदी होने दो। वो रफ़ एंड टफ बच्चा है। क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब, ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं, और मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। वो हतमी लहजे में बोला। अनीस, में माजी तुम्हारी फैमिली सिदरा किसी की भी को भी फेस करने का हौसला नहीं पाती खुद में। क्यों तुमने किसी की भैंस चुराई है? अनीस को जाने क्यों बेवक्त मजाक सूझा था। शायद माहौल में रची यासियत ने उकसाया था, या सामने खड़ी तहरीम वक्त और फासलों की कैद से आज़ाद होने पर मजबूर कर रही थी। अनीस, जिद नहीं करे ना, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो रूहान सी हो गई थी। जिद भी तुम कर रही हो और नासमझी का मुजाहरा भी अब तक तुमने किया। तुम्हारी अकल वाला खाना मुख्तसर है, ये तो मुझे पहले भी पता था, और अब तुमने इसका सबूत दे दिया। अनीस मुनीस का हाथ थामकर आगे बढ़ गया और तहरीम उसकी चौड़ी पुश्त को बेबसी से घूर कर रह गई। वो हलाई जाते जाते रुक गया था, और यह फैसला उनके ग्रुप इंचार्ज ने किया था। मेरे ख्याल में अनीस तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, और वैसे भी वहाँ की ज़्यादातर आबादी इन्हीं खैमा बस्तियों में। डॉक्टर खुर्शीद ने भी तायद की। और सेकंड ऑप्शन यह है कि नेक्स्ट विज़िट तुम अपने पैनल के साथ कर लेना। हम लोग कोशिश करेंगे गैंग्रेन के मरीज़ इलाज और एहतियात पर तवज्जो दें। ग्रुप इंचार्ज डॉक्टर आदिल ने कहा तो वो सर हिलाकर रह गया। वैसे भी इन खैमा बस्तियों में ही ज़हनी और जिस्मानी मरीज़ों की तादाद इतनी थी कि उसका पूरा दिन खासा मसरूफ़ गुजरता था। और आजकल तो उसकी ख़ास तवज्जो का महवर तहरीम के तायाजान थे, जिन्हें वो अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। और तहरीम उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मगर उसको कतियत से इनकार करना भी इतना आसान नहीं था। पता नहीं क्यों वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में खलल डालना चाहता है। उसकी नज़रों में मस्कन की दौड़ती भागती ज़िंदगी होती, एक मुकम्मल घर का नक्शा होता जहाँ उस जैसी दुखी औरत का कोई वजूद नहीं था। मगर अनीस की ज़िद के आगे उसकी एक ना चली। और जिस दिन वो खैमे से अपना हल्का फुल्का सामान समेट रही थी, उसकी पड़ोस ने मुबारकबाद देने चली आई। मकामी ज़बान में उनका खुशी से सरशार लहजा सिर्फ ये दुआ दे रहा था कि उसे एक बार फिर छत और चार दीवारी का सुकून और अपने घर की खुशी नसीब हो। उसने अनीस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। सबने खुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि वो उसकी माँ का कोई करीबी रिश्तेदार है। जब भी अब उसे अपने घर लेकर जा रहा है, और तायाजान को ये यकीन दिलाया गया था कि उनके बेहतर इलाज के लिए ये सफ़र ज़रूरी है। सबका ख्याल था कि वो हमेशा के लिए जा रही है, मगर तहरीम बड़े अतमाद के साथ इस ख्याल की नफ़ी कर रही थी। वापस यहाँ आकर क्या करेगी? तू तो वैसे भी अपने शहर जा रही है, यहाँ क्यों आएगी पागल कहीं की? ये उसके रिश्ते की चाची थी जो गीली लकड़ियों को सुलगाते हुए सख्त परेशान थी। चाची, वो शहर बेशक मेरा अपना है, मगर किसी के घर कोई कब तक रह सकता है?
यहाँ हम सब मुसीबत के मारे एक साथ मिलकर रो तो लेते हैं, अपनों को याद तो कर लेते हैं। शहर की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में मैं किससे अपने दिल की बात कहूँगी। उसने बड़े मान के साथ उनके हाथ थाम कर कहा था। काले खुरदरे बदहियत और मेहनत का शात। वो बेसाख्ता रो पड़ी। पता नहीं हर आजमाइश का सिर्फ सफ़र हाथों से क्यों शुरू होता है। वो रोते रोते उनके गले लग गई। मैं आप लोगों के साथ खुश हूँ। चल हट पगली, यहाँ खुश होने के लिए क्या है। दुआ कर हम भी यहाँ से निकले, अपने ठिकानों पर जाएं। और तेरी तो किस्मत अच्छी है जो किसी अपने ने मदद का सोचा, वरना ऐसे वक्त में कौन परवाह करता है। देखी नहीं लोग कैसे एक दूसरे का माल गायब करते हैं। अल्लाह जाने कब्र में ले जाएंगे, दुनिया में बरतने की बजाय ढेर लगा कर बैठे हैं। वो आंसू पूछने लगी। अपनी पढ़ाई को काम में ले आना, किसी के घर रहने की कोई मोहताजी नहीं होगी तुझे। माशाल्लाह कल तेरा बच्चा जवान हो जाएगा, उसकी दिल लगाकर परवरिश कर लेना। शहर में हज़ारों नौकरियां होती हैं, आराम से करती रहना। और फिर भाई साहब तेरे साथ है, कोई मसला नहीं होगा तुझे। ये चाची भी मुद्दतों पहले ब्याह कराई थी। उनका ताल्लुक़ पंजाब के किसी शहर से था, मगर आज उन्हें लगता था जैसे ज़िंदगी में आसाइश नाम की कोई चीज़ उन्होंने देखी ही नहीं। अनिस से मिलकर खुशी भी हुई थी और मुतमईन भी। वो ज़माने की ऊंच नीच से बाखूबी वाकिफ़ था, इसीलिए तहरीम के ससुराली अजीज़ों से बारी बारी मिलकर उन्हें अपनी हैसियत और ज़िम्मेदारी से आगाह किया था और उन्हें यकीन दिलाया था कि तहरीम हमेशा महफूज हाथों में होगी। तहरीम के कानों में लफ्ज़ हमेशा शायद नहीं पड़ा था, इसीलिए वो सबको यकीन दिलाई कहानी करा रही थी कि सर्दी ख़त्म होते ही वापस आ जाएगी और फिर स्कूल भी शुरू हो जाएगा। चाची ने हस्बे आदत ढेर सारी नसीहतें उसके पल्लू से बांध दी थी। कोई लोड़ नहीं तेरी इधर, जा वहाँ अपनी दुनिया बात कर और हमारे लिए भी दुआ करना। और सुन मेरी मान तो इस अपने रिश्तेदार जैसे किसी शरीफ और नेक आदत बंदे को ढूंढ कर निकाह कर लेना। दुनिया बड़ी जालिम है, अकेले नहीं रहने देती। और फिर तू तो भरी जवानी में बेवगी का रोग लगा कर बैठ गई है। उसने चाची की बात बड़े तहम्मुल से सुन ली थी। बुरा इसलिए नहीं माना था कि उनकी सोच और तजुर्बे की जितनी तो उसकी उम्र थी और वो आज तक अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करती आई थी। चाची ने अनिस को शरीफ और नेक आदात कहा था। उसे ये बात ज़्यादा अच्छी लगी थी। कम अज़ कम ये लोग कभी उसके बारे में गलत गुमान नहीं करेंगे। वो अपने किरदार और तहरीम यूसुफ की शख्सियत पर बदगुमानी की हल्की सी छीन भी नहीं आने देना चाहती थी। अनिस के साथ न जाने की एक वजह यह भी थी कि पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अलाई में गुजरे माहों साल ने उसे ज़िंदगी के एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बे से आगाह किया था। उसे अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरे लोगों की परवाह करनी आ गई थी, वरना वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी ज़िंदगी आप जीने का नारा लगाकर लोगों की बातों पर कान न धरने का अज़म करते। हालांकि जो हालात उन लोगों पर बीत रहे थे, इसमें दूसरों की फ़िक्र में घुलने का वक्त ही कहाँ था। मगर इंसान शऊरी तौर पर अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों से खौफज़दा होता है और कुछ ऐसा ही खौफ उसे माजी और सिदरा के सामने जाने से रोकता था। उसे अपनी हालत काबिल रहम महसूस होती थी और उसे लगता था यही सलूक वो लोग भी उसके साथ करेंगी। मगर होता यह है कि इंसान की सोच की हद जहाँ पर ख़त्म होती है, कुदरत का इख्तियार वहाँ से शुरू होता है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान मायूसी के अंधेरों में गुम होकर अपनी तख्लीक से ही शाकी रहता। और तहरीम ने यह काम इस पूरे साल में तवातुर के साथ किया था और शायद कबूलियत के किसी लम्हे में उसने अल्लाह से ये गिला भी किया था कि इंसानों के समंदर में अकेले होने का दुख हर दुख से बड़ा है। उस लम्हे उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका ये गम बांटने के लिए एक दिन अनीस उसके साथ होगा। खैमा बस्ती से रुखसत होते हुए वो खूब रो रही थी। आंसुओं के मामले में वो वैसे भी साहिबे सरवत थी। अनीस ने भी नहीं रोका कि ये उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों के लिए अच्छा था। अलबत्ता तायाजान कदरे मुतमईन और मुनिस बहुत खुश नज़र आ रहा था। सफ़र का ये तजुर्बा उसके लिए अनोखा था और उसमें तहरीम के लिए अनोखी बात यह थी कि लोगों से खौफ खाने वाला मुनिस अनीस से यूँ बेतकल्लुफ़ हो गया था जैसे दोनों बरसों से एक दूसरे के साथ हो। और इसमें अनीस की शौरी कोशिश का अमल दखल ज़्यादा था। उसका अंदाज़ा तहरीम को भी हो गया था, मगर वो अनीस से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो दरअसल आज भी वैसा ही था, कुछ ज़िद्दी और हर तरह। और उसकी ज़िद वक्त के साथ रोब और दबदबे में ढल गई थी और तहरीम को एहसास ही नहीं हुआ कि वो गैर शौरी तौर पर उससे मरूब हो रही थी। वो लोग जब मस्कन पहुँचे तो शाम ढल रही थी। सूरज सरू के दरख्त के पीछे जा छुपा था। तहरीम ने बहुत डरते झिझकते मरकज़ी दरवाजे से कदम अंदर रखा था। उसने चूँकि उसकी आमद को सरप्राइज़ रखा था, इसलिए चौकीदार ने मेन गेट खोलकर उसके हाथ से सामान ले लिया था। सामान भी क्या था, इंतहाई ज़रूरत की चीज़ों से भरे 2 बैग और फ्लास्क वगैरह। अनीस ने मुनिस को गोद में उठा लिया और उसका हर उठता कदम रविश की पथरीली ज़मीन को इस यकीन के साथ रौंद रहा था कि वो आज तहरीम को उसके अपने घर ले आया है। और तहरीम का हर उठता कदम इस एहसास से भारी हो रहा था कि उसने उस घर के मकीन को कितना बड़ा दुख दिया था। बेशक वो दुख उसके बस में नहीं था, मगर महरक तो वही थी।
वो दुपट्टा रिवायती अंदाज में सर पर ओढ़े जब माँ जी के सामने आई तो एक लम्हे को उनकी आंखें चकरा सी गई। यक बैक सिद्रा भी किसी कमरे से निकल कर आई थी और उसकी हस्बे आदत चीख सी बरामद हुई, जिसमें खुशी से ज़्यादा हैरत का अंसर गालिब था। ज़ाहिर है इसके साथ उसकी आमद उनके लिए सदमाती खुशी का ही बायस बन सकती थी। पता नहीं क्यों सिद्रा कई बार ये सोचने पर मजबूर हुई थी कि अगर वो ज़ल्ज़ले के बाद कहीं ज़िंदा है तो ज़रूर राब्ता करती, और आज वो मुजस्सम सामने थी तो उसे अपनी बदगुमानी पर जी भर के शर्मिंदगी हुई थी। और अगले लम्हे ये दोनों बिछड़ी हुई सहेलियां गले मिलकर खूब रो रही थी। अनिस दोनों को रोता छोड़कर तायाजान के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वो बहुत थक चुके थे, उन्हें इस वक्त सिर्फ आराम की ज़रूरत थी। आंसुओं की बरसात किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रही थी, मगर माँ जी ने टपट कर उन्हें अलहदा किया और तहरीम के गालों को बड़ी मोहब्बत से चूमकर गले से लगा लिया। बाबा जान अपनी स्टडी में थे। सिद्रा के बच्चों ने नए मेहमान को बड़े वालाहाना अंदाज में खुशामदीद कहा था। वो मुनिस के गिर्द यूं घेरा डालकर बैठ गए थे जैसे कोई अनोखी मखलूक हो, और वो था भी तो अनोखा सा। सुनहरे बाल, सुरकाल और गहरी नीली आंखें, उसके खून छलकाते होंठों से झांकते छोटे छोटे सफ़ेद दांतों की कतार इतनी खूबसूरत लगती कि उस पर से नज़रें हटाने का दिल नहीं चाहता था। माँ जी ने उसे भी यूं गले से लगाया था जैसे वो उनका बिछड़ा हुआ पोता हो। अनिस मिलन के इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ फ्रेश होने अपने कमरे की तरफ चल दिया था। आज उसके लबों पर गुनगुनाहट भी थी और चाल में सरमस्ती भी। माँ जी ने तो महसूस नहीं किया, मगर सिद्रा की नज़रों ने ये इजहार मुसर्रत जांचने में ज़रा भी देर नहीं लगाई थी। तहरीम, तुम भी फ्रेश हो जाओ, तवील सफ़र की थकन है। चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हारे लिए कपड़े प्रेस कर देती हूँ। यूँ मुझे लग रहा है तुम्हारा मेरा नाप भी एक ही है, शायद कोई प्रेस किए रखे हों। सिद्रा ने उसका हाथ थाम लिया और वो सर हिलाकर साथ धो ली। माँ जी को उसके चेहरे पर ज़िंदगी की कठिनाइयों के जो रंग नज़र आ रहे थे उन्हें जानने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं थी, और अभी तो उसकी आमद की खुशी मनाई जा रही थी। इसलिए वो मुन्निस को अपनी नज़रों के आसार में लेकर उसके खदोखाल में तहरीम का अक्स ढूंढने लगी। मगर वो तहरीम का होता तो उसके नैन नक्श चुराता। वो तो तहरीम की गोद में चंद दिन का आया था। ज़िंदगी बाज़ औक़ात अजीबो गरीब वाक़यात का तसलसल बन जाती है। तहरीम ने इस मुख्तसर से दौरानिए में ज़िंदगी के इतने रुख देखे थे कि अब हर एडवेंचर से बेजार हो गई थी। वो जब मम्मा के साथ अलाई आई तो उसका रिश्ता शेरगुल के साथ तय कर दिया गया। अभी शादी में चंद दिन बाकी थे जब उसकी जेठानी डिलीवरी के वक्त चल बसी। नन्ना मुन्ना गुल गोदना सा बच्चा माँ की ममता से महरूम हो गया और यूसुफ तन्हाई से लड़ने लगे। उन्हें महसूस होता था ये ज़िंदगी यूँ भी गुजर जाएगी, मगर फिर घर के बुज़ुर्गों ने अजीब सा फ़ैसला कर लिया। तहरीम का शेरगुल से रिश्ता ख़त्म करके उसको यूसुफ के निकाह में देने का फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला घर की भलाई और बच्चे की परवरिश को सामने रख कर किया गया था। तहरीम के वजूद ने चंद दिन में उन सबको जाने कैसे ही यकीन दिला दिया था वो ना सिर्फ अच्छी माँ साबित होगी बल्कि अच्छी बीवी भी। दरअसल बच्चे के मामले में उस घर के बुजुर्ग किसी गैर लड़की को बहू बनाकर सौतेली माँ के रवायती सलूक वाला तजुर्बा नहीं करना चाहते थे। इसलिए आनन फानन ये फैसला हुआ और इस पर अमल दरामद भी हो गया। तहरीम तो पहले भी होशो हवास से बेगाना होते होते बची थी। उसके लिए शेरगुल के साथ ज़िंदगी शुरू करना ही बहुत बड़ा सदमा था। कुजा के यूसुफ जिनकी बारोब और दबंग शख्सियत के सामने वो चिड़िया सी महसूस हो रही थी। मगर कुछ फ़ैसले वक्त करता है, सो जब वक्त ने ये फ़ैसला दिया तो सब कुछ मुकर्ररा वक्त पर हो गया। तहरीम यूसुफ के हवाले से नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए उसने जिस सब्र और हौसले से काम लिया, मम्मा सिवाय उस पर फ़ख्र करने के और कर भी क्या सकती थी। हमेशा रब से उसके हौसले और बर्दाश्त की दुआ मांगती थी। तहरीम ने उनका दामन इज़्ज़त और मोहब्बत से भर दिया था। यूसुफ अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हुए थे। अगर तहरीम के लिए ये बात बाइस इत्मीनान थी तो दूसरी तरफ उसका सुकून कल्ब मुनिस था, जिसका नाम भी उसने ही रखा था। वो बड़े इस्तेहकाक के साथ तहरीम की गोद में महव इस्तराहत होता। वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा या भला गुजर ही जाता है। गो के तहरीम को उस घर में वक्त ठहरा हुआ ही लगता था, मगर मुनिस का बढ़ता हुआ कद और उसके तेज़ी से उठते हुए कद उसे एहसास दिलाते थे कि वक्त ठहरा नहीं, अपनी मखसूस चाल चल रहा है। जब ये जो उसके अंदर उदासी रच बस गई है, उसका मदावत तो शायद गुज़रता वक्त भी ना कर सके, और मदावत तो शायद गुज़रता वक्त उस ज़ख़म का भी नहीं कर सकता था जो 1 साल पहले कुदरत ने बड़ी फराग दिली के साथ उनकी झोली में डाला था। मुनिस उसकी गोद में था जिस लम्हे ज़मीन में शगाव पड़ने लगे और लोग अपने घरों समेत ज़िंदा कब्रों में दफन होने लगे। तहरीम ज़िंदगी के इस भयानक तजुर्बे से गुजरी तो उसे एहसास हुआ कि गम क्या होता है, मौत की सफाक हकीकत क्या है, और सबसे बड़ी बात, इंसान शदीद सदमे के बाद ज़िंदा रह जाता है
और वो जो सोचती थी कि अनीस ज़िंदगी में नहीं होगा तो पता नहीं वो कैसे ज़िंदा रह पाएगी। ना सिर्फ अनीस को खोकर ज़िंदा थी, बल्कि अपने सब प्यारों से हमेशा के लिए महरूम हो जाने के बाद ज़िंदा रह गई थी। दिनों महीनों वो अपने सख्त जान होने का गिला करके रोती रही, लेकिन फिर उसे मोनिस के नन्हे मुन्ने हाथों ने यूँ संभाला कि वो सब कुछ भूल गई। अनीस को, मौत की सफाक हकीकत को। उसे याद रहा तो इतना कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन लोगों के बीच रह गई है। मोनिस की जिम्मेदारी, तायाजान की जिम्मेदारी, वो सब खुद को भूल गई, बस अपने होने का मकसद याद रखा। और ज़िंदगी के कठिन शुभ रोज़ भी उसे सहल महसूस होने लगे। याद के दरीचों पर पहले फिर भी अनीस की दस्तक सुनाई देती थी, मगर इस हादसे के बाद वो हर एहसास से आरी हो गई। न ज़िंदगी रुकी और न जिंदा वजूद के तकाज़ों ने दम तोड़ा। तब उसे एहसास हुआ सबसे तवाना और ताकतवर ज़रूरत का रिश्ता है। मोनिस को उसकी ज़रूरत थी। वो मोनिस के बगैर बिल्कुल अकेली थी। तायाजान का नाकाफ़ी सहारा भी इस एहसास के लिए काफ़ी था कि किसी बड़े का सहारा उसके सर पर मौजूद है और तायाजान उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। ये रिश्ता इतना मजबूत था कि आज 1 साल के बाद न थकन का एहसास हुआ था और न ही सख्त जान होने का गिला रब से दोबारा किया था। मस्कन, ये कभी उसके भी ख्वाबों का मस्कन था। वो यहाँ पहले कभी नहीं आई थी, मगर उससे आशनाई का रिश्ता इतना मजबूत था कि वो आज भी उसकी राहदारियों में चलते हुए खुद को अजनबी महसूस नहीं कर रही थी। सिदरा, माजी, बाबा जान, सब ने उसको यूँ बाबर कराया था जैसे वो चंद हफ्तों के लिए कहीं गई हो, जैसे वो हमेशा से उनके दरमियान हो। पता नहीं ये लोग इतने फराग दिल क्यों थे, या फिर वही किस्मत की धनी थी। माँ जी की आगोश में सिमट कर वो इतना रोई थी कि साल भर से अंदर जमा पानी उनकी आगोश भिगो गया था। वो मम्मा जैसी नहीं थी, मगर उनके वजूद से उसे सिर्फ माँ की खुशबू महसूस हो रही थी। उनका चेहरा उतना ही शफीक था जितना कि मम्मा का। उनके चेहरे का कोई भी नक्श मम्मा से नहीं मिलता था, मगर वो उसे फिर भी मम्मा जैसी लग रही थी। वो आज भी अनीस से नाराज़ थी और इस नाराज़गी का महरक किसी न किसी हवाले से वही थी। वो हैरत और सदमे से कितनी देर कुछ बोल ही ना सके। जब उसे ये पता चला कि अनीस आज भी अकेला है और वो हर बार कोई ना कोई नामाकूल सा जवाब तराश कर माँ जी के प्रोग्राम को मलिया-मेट कर देता है, और तब माँ जी को उस पर कितना गुस्सा आता होगा। उसने बेइख्तियार सोचा और फिर थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उसकी तस्दीक भी कर दी। तब पहली बार इस सारे अरसे में उसका चेहरा बेइख्तियार मुस्कुरा उठा था। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने मम्मा की बात मानकर गलत किया था? आज तकरीबन 6 साल बाद भी माँ जी को उसके चेहरे पर वही मासूमियत और भोलपन नज़र आ रहा था जो उसकी लाउबाली और खलंडरी सी शख्सियत का इजाफी हुस्न था। वो बगौर उसे देख रही थी और तहरीम की नज़रें जाने क्यों किसी अनजाने से एहसास से झुकी जा रही थी। सब किस्मत के खेल होते हैं, इंसान का कोई दोष नहीं। बहुत सारी बातें बगैर किसी शौरी कोशिश के ज़ब्त के समंदर में उतर जाती हैं। माँ जी भी गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। वो तो उसे ये भी बताना चाहती थी कि उन्होंने उसके लिए लड़की भी ढूंढ रखी है, मगर वो माने तो। उनकी मसलिहत अमेज़ खामोशी से तहरीम को जाने क्यों वहशत सी होने लगी। माँ जी, मैं ज़्यादा दिन तो यहाँ नहीं रह सकती ना। आप मोनिस को अपने साथ मत हिलाइए, फिर वो मुझे बहुत तंग करेगा। उसने माहौल में ठहरी यासियत को कम करने के लिए मौजू बदला तो माँ जी की यासियत भरी खामोशी एकदम टूट गई। ये कैसी बातें कर रही हो तहरीम? तुम वापस क्यों जाओगी? यहाँ तुम्हें क्या तंगी है? इतना बड़ा भाई भाई करता घर क्या तुम्हारे आने से तंग पड़ जाएगा? वो सख्त बरहम नज़र आ रही थी। तहरीम के समझ में नहीं आया फौरी तौर पर किस तरह का रवैया अपनाए जो उनकी बरहमी को ख़त्म कर दे। वो पहले भी उनसे डरती थी और आज भी मरहूबियत का ये आलम था कि चंद लम्हों बाद मोटे मोटे आंसू आंखों में डबडबा रहे थे। माँ जी, मैं मम्मा की बेटी हूँ ना, मुझे पता है ज़िंदगी किस तरह जीते हैं। मैं शायद मोनी से भी छोटी थी जब पापा चले गए थे। मम्मा के साथ कोई नहीं था, उनके मम्मा पापा भी नहीं, ना उनका कोई बहन भाई। मेरे साथ ताया जान हैं, आप हैं, मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मुझे मोनिस का एतमाद भी तो बहाल करना है। वो संजीदगी से बोली तो अचानक ही माँ जी के लबों से अपना वहम लफ्ज़ों की सूरत में फिसल पड़ा। तहरीम, मोनिस मुझे तुम्हारे जैसा क्यों नहीं लगता कहीं से भी। क्या वो अपने बाप पर गया है? आपको मैं एक बात बताऊं, शायद मुझे इसकी ज़रूरत महसूस ना होती, मगर आपकी बात और है। मोनिस की माँ का इंतकाल हो गया था। वो मेरी गोद में 4 दिन का आया था। यूसुफ मोनिस के अब्बू मेरे ताया के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने शादी देर से की थी। मेरी शादी शेरगुल से तय थी, लेकिन किस्मत में यूसुफ लिखे थे और यूं ही मैं उनके निकाह में आ गई। तहरीम नज़रें झुकाए इंकशाफ पर इंकशाफ कर रही थी। माँ जी को उससे बेपनाह हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो उसे अनीस की खुशियों की राह में रुकावट समझती थी, मगर वो खुद एक के बाद एक आजमाइश से गुजर रही थी। क्या उम्र होगी यूसुफ की? वो तकरीबन उम्र में मुझसे दुगने थे, लेकिन मेरे साथ बहुत मेहरबान। उन्हें शादी पर बहुत एतराज़ था, मगर सिर्फ मोनिस की खातिर और कुछ घर वालों के दबाव में आकर ये सब हो गया, जिस पर वो हमेशा अफसोस करते थे। तहरीम की नज़रों के सामने बीते दिनों की फिल्म सी चलने लगी।
तहरीम, मैं जानता हूँ तुम यहाँ आने से पहले बहुत खुश और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अनीस से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है। वो अच्छा लड़का था, लेकिन बुज़ुर्गों की ख्वाहिशें बाज़ औक़ात हमारे ख्वाबों को चिकनाचूर कर देती हैं। पता नहीं दादा जान के मन में क्या समाई और वो तुम्हें इस घर की बहू बनाने के ख्वाब देखने लगे और तुम्हें इन ख्वाबों की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं तुम्हारी रज़ा और खुशी के बगैर तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया में दखल अंदाज़ी नहीं करूँगा। दादा जान के नज़दीक तुम्हें इस घर में वापस लाने का वाहिद तरीका यही था, हालांकि मैं उसके हक़ में नहीं था। मेरा ख्याल था तुम हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हो और ये अच्छी बात है। इस बेहतर ज़िंदगी की तलाश में चचा जान यहाँ से चले गए थे। वो एक गहरी सांस लेकर रह गए। हम में हर एक की यही ख्वाहिश है, मगर हमारी कमिटमेंट इस तरह का कदम उठाने का हौसला नहीं देती, उन्होंने बोझल से लहजे में कहा। तो तहरीम चंद लम्हों के लिए अपनी दुनिया से निकलकर उनकी दुनिया में आ गई। ये लोग किस कदर काबिल रहम है। मुश्किल ज़िंदगी, बेरहम हालात और कमिटमेंट वाकई इंसान को बेबस करने के लिए रिश्तों की जंजीर से बड़ा हसार कोई नहीं। ये वो कैद खाना है जो हर दौर में अपने दरवाजे बंद रखता है। यूसुफ की जॉब पेशावर शहर में थी। वो हफ्ते की शाम को अलाई आते थे और इतवार की शाम वापसी के लिए रखते सफ़र बांध लेते। वो तहरीम के साथ बच्चों वाला सलूक करते थे, जिस पर वो कभी चिढ़ भी जाती थी। मैं मोनिस नहीं हूँ, एक दिन उसने कहा था। तब वो बेसाख्ता हंस पड़े थे। मुझे तो तुम मोनिस से भी छोटी लगती हो। वो उससे ज़्यादा फासले पर नहीं थे, मगर करीब आने की बजाय और दूर हो गए थे। नज़रें खिड़की से पार किसी मंजर पर जमी थी। तब तहरीम हिम्मत करके उनके पास चली आई। ये लंबा चौड़ा मेहरबान सा शख्स मेरे शिकस्ता दिल और पत्थर वजूद के लिए किसी इनाम से कम नहीं। जब वो मेरा इतना एहसास करता है तो क्या मुझे इसकी थकन समेटने का हक़ नहीं? वो बहुत दिनों से सोच रही थी, इसीलिए आज हिम्मत करके अपनी नाराज़गी का इजहार कर बैठी थी। तभी वो एकदम पलटे थे और उससे टकरा गए थे। सॉरी तहरीम, मैं समझा तुम बाहर चली गई हो, उन्होंने उसके हाथ थामकर इतनी नरमी से कहा कि वो ढेर सारे शिकवे अपनी आंखों में समेट लाए। आप क्यों चाहते हैं कि मैं बाहर ही रहूं, आपकी ज़िंदगी में ना आऊं? वो इतनी संजीदगी से गोया हुई थी कि यूसुफ तहीर से उसका भोला चेहरा देखते रह गए। वो अब भी खुश नहीं थी। उन्हें अफसोस सा हुआ, और अफसोस तो उन्हें हमेशा होता था। वो उनकी बीवी बाद में और मोनिस की माँ पहले बनी थी। उसकी खलंडरी सी उम्र के लिए ये दो जिम्मेदारियाँ उन्हें उस पर सरासर जुल्म महसूस होती थी। वो उनके इलाके में पली बड़ी होती तो शायद वो ऐसा ना सोचते, मगर जिस तरह के माहौल से वो आई थी और फिर इतनी जिम्मेदारियों की लंबी फहरिस्त, वो अक्सर उसके बारे में सोचा करते। अगर इसकी शादी शेरगुल से हो जाती तो तब भी बेहतर था। वो मिजाजन उसी की तरह था, शौकीन, लापरवाह और तफरीह का दिलदादा, जबकि उसकी मसरूफियात और मिजाज का रुख ही बिल्कुल अलग था। और आज उसकी आंखों में मचलते शिकवे उन्हें फिर ज़ेर बार कर गए थे। तहरीम, चलो कुछ दिनों के लिए पेशावर और फिर इस्लामाबाद चलते। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। जाहिर है यहाँ आने के बाद तुम ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ तजुर्बे से गुजर रही हो, और अपने हाथ देखो कितने सख्त हो रहे। वो एकदम में बात पलट गए। मेरे हाथ पहले भी ऐसे ही थे। नहीं, मुझे याद है, इतने खूबसूरत हाथ आज तक मैंने किसी के नहीं देखे। मुलायम, साफ सुथरे और लंबी लंबी उंगलियां। वो बहुत नरमी से उसकी उंगलियां छूकर बोले। तो तहरीम बेचैन सी हो गई। वो शादीशुदा ज़िंदगी के तकाजे जानती थी, मगर इस शख्स को तो दिल पर उतरने का हुनर आता था और उसने बेख्तियारी अपने हाथ खींच लिए। वो तो आज तक इस लम्स के फसू में जी रही थी। आप शाम में जाएंगे या? वो नज़रों की हद्दत से पिघल रही थी। नहीं, मैं कुछ दिन रहूँगा। उनका लहजा भारी हो गया था और आंखें उसके नाजुक सरापे पर पूरे इस्तेहकाक के साथ जमी थी। लेकिन आप तो कह रहे थे। वो पलटकर दरवाजे तक चली आई। उनकी निगाहों ने भी ताक़ुब किया कि अब जो मैं कह रहा हूँ वो अच्छा नहीं। उनके लबों पर मुस्कुराहट भी किस कदर अच्छी लगती थी। तहरीम ने बेसाख्ता सोचा और अपने आप से खौफज़दा सी दरवाजे से बाहर निकल गई। और फिर वो उस मेहरबान शख्स की अनायतों की आदी होती चली गई। वो अनीस को कभी ना भुला पाती। अगर उन्होंने उसे याद रखने का इख्तियार न सौंपा होता, वो खुद उसे कभी कभी गए दिनों की यादों को शेयर करते। तब उसके चेहरे पर दुनिया जहान की मुसरत अनोखे से रंगों की सूरत में छलकती। और उन्हें बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनका भी एक खूबसूरत माजी था जो उन्हें अच्छा लगता था। वो माजी उनसे जुदा नहीं हुआ था, लेकिन वो हाल में जी रहे थे। फिर तहरीम का माजी उससे कैसे जुदा हो सकता था? लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो हाल में खुश थी, मुतमईन थी। माजी, हाल और फिर माजी। वो आज भी खुश थी, मुतमईन थी, क्योंकि उसके साथ मुनिस था। मुनिस यूसुफ अपने बाप का अक्स, अपने बाप का हर नक्श लिए, वही आंखें, वही चेहरा और वही मेहरबान मुस्कुराहट जो आज भी तहरीम की सारी थकन समेट लेती थी, जो आज भी उसके अंदर ज़िंदगी की हरारत बनकर दौड़ती थी, उसे यकीन दिलाती थी कि ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और उनकी वजह से है। उसने सिर्फ याद के दरीचे पर दस्तक नहीं दी थी, बल्कि बेदहानी में बहुत दूर तक निकल गई थी। माँ जी ने अजीब उलझन अमेज़ अंदाज में
आया माँ के बारे में पूछा था, जो उनके साथ गई थी। वो वहाँ जाते ही सख्त बीमार हो गई थी और फिर उनका इंतकाल हो गया। पता है, उनका बर वक्त इलाज नहीं हो सका। रोज़ रोज़ शहर आना और हॉस्पिटल आना मुमकिन नहीं था। तब मुझे वहाँ पर ज़िंदगी बहुत बेरहम महसूस हुई थी और मैंने मम्मा से कहा था वापस चलें, मैं यूसुफ को राज़ी कर लूँगी। मगर मम्मा ने मुझे डांट दिया था, जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। ये बच्चा उनका है, उसे अपने घर वालों के दरमियान बड़ा होने दो, ताकि कल ये अपनों से दूरी का तुमसे शिकवा ना करे। मगर मम्मा, मुझे तो कभी आपसे शिकायत नहीं हुई। तुम्हें इदराक नहीं था, तुम्हारे मिजाज की लापरवाही ने ऐसा नहीं होने दिया। वो शायद सच्ची कह रही थी। उसे आज एहसास होता था कि अपने असल से जुदा होना आसान नहीं। अब बताइए आप, क्या मैं गलत हूँ? ना तुम गलत हो और ना मेरी ख्वाहिश नाजायज़ ख्वाहिश। उसने चौंक कर कहा और सर उठाकर उन्हें देखने लगी, जो किसी तज़ब्ज़ुब में थी। दिल तो तहरीम का भी धड़का था। हाँ, मेरे घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं अनीस, आज भी तुम्हारे बगैर अकेला है। जब तुम्हारे सब थे ये घर तुम्हारा था, और आज जब कोई नहीं तब भी ये घर तुम्हारा है। इसे आबाद करो, सजाओ, संवारो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। मनीष को मेरे बेटे की सरपरस्ती में दे दो। वो शशदर सी उन्हें देख रही थी। उसका दिल जितनी शिद्दत से धड़का था उतनी ही शिद्दत से नई नई की गर्दान भी कर रहा था। उसकी झुकी निगाहें उनके तासुरात जानने से कासिर थी, मगर वो इतना ज़रूर जानती थी कि इस वक्त अनीस की माँ के चेहरे पर कितनी उम्मीद और आस होगी, कितनी अपनायत और कितनी लजाजत होगी। वो उनकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। जानती थी एक माँ से हार जाएगी। वो खुद को उनके काबिल नहीं समझती थी, ना ही उसने मोने से हटकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ और सोचा था। माँ जी प्लीज़, मैं जो ज़िंदगी गुजार रही हूँ इसमें अब किसी की गुंजाइश नहीं। आपको पता है, मुनीस ताया जान का पोता है और इस ख़ानदान का वाहिद वारिस, और मैं इसकी माँ हूँ। बेशक वो बहुत बेबस है, उनका हाफ़ज़ा ख़त्म हो चुका है, वो माजूर है, लेकिन इसके बावजूद वो हम दोनों से गाफिल नहीं है। मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जो उन्हें नाखुश कर दे। क्यों वो नहीं चाहते कि तुम्हारा फिर से घर आबाद हो जाए? ये खुद गर्जी नहीं है। पहले भी तुमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया था, लेकिन उन्हें तुम्हारी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं। माँ जी को फजूल रसूमात में जकड़े इन लोगों की सोच पर अफसोस हुआ था, और अब तो तहरीम इस माहौल का असर कबूल कर चुकी थी। बेशक उसका सरापा आज भी वैसा ही था, मगर उसकी सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। बेटी, तुम मुझे सिर्फ अपना फ़ैसला सुनाओ। तुम्हारे ताया से ज़ाहिर है मैं खुद ही बात करूँगी। उन्हें अस्पताल से घर आने दो, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे और हमारे इस फैसले की तायद भी करेंगे। और तुम मेरे लिए सिदरा की तरह हो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला किया? ना पहले और ना अब। मेरा एतबार करो, शायद रब को यूँ ही मंजूर था। वो जिस दुबंग लहजे में उससे मुखातिब थी, तहरीम का चिड़िया जितना दिल अजीब से खौफ से सहमा जा रहा था। माँ जी अनीस की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं कर रही थी, और अगर अनीस की मर्ज़ी ये थी तो वो किस तरह खुद को इन सब के आसार से बाहर निकाल सकती थी। उसका दिल किसी और इस नए रिश्ते पर आमादा नहीं था। वो तो अरसा हुआ पुराने रिश्ते के फसूल से भी बाहर आ चुका था। वक्त का सफ़र ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, और इस सफ़र की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि थकन कभी ख़त्म नहीं होती, रास्ते कभी नहीं सिमटते, बस हम सफ़र बदलते जाते हैं। तुम्हारे होश अगर यूँ ठिकाने लग जाएं, किसी से हम भी मरासिम पढ़ाने लग जाएं। बिछड़ रहे हो तो इतना ध्यान में रखना कि फिर मिले भी तो शायद ज़माने लग जाएं। मौसम बदल रहा था, नए शगुफ़े फूट रहे थे, रंगों को हयात नौ मिली थी और उम्मीदों के जुगनू चमकने का मौसम आ रहा था। तहरीम को तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो एक मुद्दत बाद इस मौसम में जी रही है। फ़िज़ा में तपिश का एहसास बढ़ा तो उसे ताया जान के सेहतमंद होने की नवीद मिली। वो अब अस्पताल से घर आ गए थे। उन्हें अब किसी भी थेरापिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। अपनी व्हीलचेयर को धकेलते हुए वो बहुत पुरएतमाद और मुतमईन दिखाई देते थे। उनका खौफ ज़ाहिल हो गया और वो ज़लज़ले के सहने को अल्लाह की रज़ा जानकर ख़ुद को हौसला देते थे। बाबा जान के साथ उनकी खूब दोस्ती हो गई थी। बेशतर वक्त दोनों का साथ गुजरता या फिर मुनीस को कहानियाँ सुनाई जा रही होती। तहरीम मस्कन में रहने को तैयार नहीं थी। उसका ख्याल क्या बल्कि इरादा था कि वो वापस चली जाए या फिर कोई घर किराए पर लेकर रह ले। अनीस ने उसकी पहली बात को तो बिल्कुल भी काबिल एतना नहीं जाना था। अलबत्ता ये ज़रूर वादा कर लिया था कि वो ताया जान के ठीक होते ही किसी फ्लैट में शिफ्ट हो सकती है। मुझे कोई जॉब करना है। वो अपने सारे काम अनीस से ही करवाती थी, मगर उसका कोई काम करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। माजी ने उसे सोचने का वक्त दिया था। सिदरा नाराज़ थी और अनीस ला ताल्लुक। ये बात इत्मीनान के लिए काफ़ी थी। बाय द वे, किस महकमे में अप्लाई करना चाहती है मोहतरमा? बहुत दिनों बाद अनीस के लहजे में शरारत थी और वो भी मुस्कुराहट जब्त करने की बजाय खुलकर हंस पड़ी थी। बस मुझे कोई भी जॉब दिला दें। और फिर घर। इंटर पास लड़की को क्या जॉब दिलाऊं? इसीलिए कहता था दिल लगाकर पढ़ लो, तालीम ज़ाया नहीं जाती। अनीस ने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो नाराज़ सी होगी। उसकी खामोशी से लातल्की का इजहार भी हो रहा था। तभी मुनीस भागता हुआ आया था। अम्मी, बाबा जान ने मुझसे वादा किया वो मेरे लिए चूज़े लेकर आएंगे और आप उनकी गर्दन मरोड़ देंगे। उसने ज़रा गुस्से से कहा तो अनीस ने मुनीस को अपने साथ लगा लिया।
ऐसी बातें आप अपने इस दोस्त से किया करें। आपकी अम्मी जान तो हैं ही सड़ियल, तो आप अम्मी को समझाइए ना। समझाते समझाते तो ये उम्र हो गई है कि आप बहुत बड़े हैं, मेरे अब्बी से भी बड़े। नहीं, आपके अब्बी से तो बड़ा नहीं हूँ, अलबत्ता आपकी अम्मी से बड़ा हूँ। अम्मी, आप तो कहती हैं बड़ों की हर बात मानते हैं। वेरी गुड, यही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ों की हर बात मानते हैं, मगर कोई मेरी सुने तो। अनिस शरारत पर आमादा था और मुनिस उसके संजीदा चेहरे पर ढेर सारी मुस्कुराहट देखकर खूब खुश हो रहा था। तहरीम बेजार सी होकर खड़ी हो गई। देखिए अनिस, जॉब मेरी ज़रूरत है, तायाजान के अस्पताल के अखराजात भी आपने उठाया, हालांकि मैंने आपसे कहा था मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, अब वो। प्लीज़ तहरीम, तुम बहुत बेहिस हो चुकी हो, ये मुझे पता है, लेकिन बार बार इसका इजहार मत करो, मुझे तकलीफ़ होती है। उसकी आवाज़ अचानक ही बुलंद हो गई थी। मुनिस को माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ तो वो भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें किसी के खलूस पर एतबार ही नहीं, तुमने माँ जी की बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने तुमसे जो कहा वो मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, मगर उनकी मोहब्बत और एतबार से ज़्यादा नहीं थी। तुम खुद तरसी में मुब्तला हो और वो तुम्हें उसी तहरीम के रूप में देखती हैं जो उनके इकलौते बेटे की बहू बनने जा रही थी। प्लीज़ तहरीम, इस खौल से बाहर आओ, मरने वाले ज़िंदगी के रास्ते बंद नहीं करके जाते। देखो, यूसुफ ने भी तो तुमसे शादी की थी, इसलिए कि एक ज़िंदगी ख़त्म होती है तो दूसरी ज़िंदगी के तकाजे ख़त्म नहीं होते। अपने साथ जुल्म मत करो। बहुत दिनों का गुबार एक साथ निकला था और तहरीम सर पकड़ कर बैठ गई थी। अच्छा, एक बात बताइए, कल जब आपकी अपनी औलाद होगी तो क्या आप मोनी से मोहब्बत कर पाएंगे, उसका एहसास करेंगे? उसने सर उठाकर बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल दाग दिया था। अनीस का गुस्सा पता नहीं क्यों एकदम झाग की तरह बैठ गया। देखो, मेरी अपनी औलाद इसी सूरत में होगी जब मेरी शादी होगी, और इन हालात में शादी का कोई इम्कान नहीं। उसकी इंतहाई संजीदा तशवीश का इतना गैर संजीदा जवाब उसे खौला गया था। आपको मुझसे हमदर्दी नहीं, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, अगर ऐसा होता तो यूँ मुझे परेशान ना करते। आप जानते हैं मुनिस, मेरी ज़िंदगी है। वो गुस्से में अपनी आवाज़ पर भी काबू नहीं कर पा रही थी। अनीस ने चंद कदम पीछे चलकर अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। तुम्हें पता है, वो प्यारा सा बच्चा अब मेरी भी ज़िंदगी बन चुका है। तुम्हें ये भी पता है मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। तुम्हें ये भी पता है माँ जी उसके कितने लाड उठाती है। और तुम्हें ये भी पता है तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम में मेरी ज़िंदगी है। वो अपने मखसूस मध्यम लहजे में कहते हुए उसके सामने बैठ गया था। अनीस, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मेरा हंसने को दिल नहीं चाहता, मेरा अच्छा पहनने को दिल नहीं चाहता। मैं घंटों पागलों की तरह खाली दीवारों पर मर जाने वालों की तस्वीरें ढूंढती रहती हूँ। मैं खुद से बातें करती हूँ। इसीलिए कहता हूँ तुम्हें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अहमक लड़की, ये सारे गम मुझे दे दो और मेरी सारी खुशियाँ तुम ले लो, ठीक है? ये कहना आसान है और करना मेरे लिए दोनों आसान है। अगर तुम साथ दो तो हम ये गम और खुशियाँ बांट लेंगे। मुनिस की जगह इस घर में ही नहीं, दिल में भी है। तुम मेरा यकीन करो। और तायाजान को भी मैं रखो। देखो, तुम और मुनिस ही काफ़ी पहल कर बैठे हो। प्लीज़। वो शहर का मशहूर व मरूफ न्यूरो सर्जन जब इतनी गैर संजीदा बात करता था तो तहरीम भी सब भूल कर हैरत से पूरी आंखें खोलकर उसे देखने लगती थी। आप कितने फजूल हो गए हैं, आपसे बात करना बिल्कुल बेकार है। वो दुपट्टे का पल्लू समेट कर खड़ी हो गई। कल की और आज की तहरीम में बहुत फ़र्क था। वो एक बेटे की माँ थी, अब उसका दिल हर आहट पर धड़कता नहीं था। और तुम कितनी बेरहम हो गई हो। अनीस उसके सामने आ गया था। फिर तो हमारे रास्ते अलग हो गए ना, वो उसकी आंखों में झांक कर एतमाद से बोली। तो इस बार अनीस का एतमाद डगमगा गया। अब तक की सारी गुफ्तगू को बगैर संजीदगी के खाने में रखकर जब वो संजीदगी से इस कहानी के अंजाम के बारे में सोचने लगा तो उसे मायूसी हुई। तहरीम ने सुना सब था, कहा कुछ नहीं था, और वो उससे ज़्यादा मांगना भी नहीं चाहता था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। तहरीम धीमे कदमों से चलते हुए बाहर आ गई। वो दरवाज़ा बंद करना चाहता था, तभी उसने पलट कर पूछा, क्या आप में तायाजान का दामाद बनने की हिम्मत है? अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं तो। वो कहकर रुकी नहीं थी। अनीस के चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे और अगले चंद लम्हों में वो माँ जी के कमरे में था, जो बाबा जान के साथ शायद इसी के मसले पर उलझी हुई थी। जब तहरीम का दिल नहीं मान रहा तो हम ज़बरदस्ती क्यों करें? वो अपनी बात मुकम्मल करके उसकी तरफ मुड़ गई। आप तहरीम के तायाजान से बात कर लें, पहले उनका राज़ी होना ज़रूरी है। बहरहाल उसके सरपरस्त तो वही हैं। तो क्या तहरीम राज़ी हो गई? मेरे ख्याल में ये सवाल कबल इस वक्त है। हमें हकीकत पसंदी से सोचना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला वो खुद तो नहीं कर सकती। उसने संजीदगी से कहा तो बाबा जान ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए खड़े हो गए। अभी चलकर बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल में उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या कहती हैं आप ज़ौजा मोहतरमा? वो माजी से मुखातिब थे, जो किसी पुरसोच कैफियत में गुमसुम से बैठी थी। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे सामने तो सिर्फ अनीस की खुशी है। वो न जाने क्यों पसमर्दा दिखाई दे रही थी। वो उनके करीब आ गया। माँ जी, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका दिल क्या कहता है? बच्चे, मेरे दिल को तुम्हारी खुशी के सिवा क्या चाहिए? लेकिन औरत हो ना, औरत के मिजाज और सरशत से बखूबी वाकिफ़। आज जिस तहरीम के लिए तुम बेचैन हो वो अब कहीं नहीं है।
ये कहीं हिस्सों में बटी हुई तहरीम है जो पता नहीं तुम्हें खुश रख पाएगी या नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई गलत ख्याल नहीं, लेकिन मेरा दिल उसके इनकार से डरने लगा है। तुम देखो, सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी वो इतनी मजबूत है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ है जो उसे मजबूत बनाए हुए है। वो इस वक्त रवायती से औरत के वहम और खदशे दोहरा रही थी। अनीस ने उनकी हर बात से खामोश रहकर इत्फाक किया और फिर गोया हुआ तो सवालिया अंदाज में, माँ जी एक बात बताइए, हमारा मज़हब बेवा औरत के बारे में क्या हुक्म देता है? क्या उसे दोबारा घर बसाने की तलकीन नहीं करता और उसके साथ निकाह करने वाले के दर्जे बुलंद होने की खुशखबरी नहीं देता? तो अगर मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी होने के साथ ये नेकी करने का मौका मिल रहा है, तो क्या मैं जानबूझकर इससे महरूम रह जाऊँ? और फिर एक यतीम की कफ़ालत, क्या हम अल्लाह के हुक्म से उसके अहल नहीं हैं? अनीस ने बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उनकी नब्ज़ पर हाथ रखा। वो माहिर नफ्सियात तो नहीं था, लेकिन लोगों के जहन पढ़ लेता था। ये तो फिर उसकी माँ थी, जिन्हें ज़िंदगी के आम मामूलात में मयारी मिकदार का इतना ख्याल रहता था कि बाज़ औक़ात बाबा जान को उलझन होने लगती थी। वो टोकते थे, क्यों अपनी जान हल्कान करते हो? यहाँ पर कौन आएगा तुम्हारी नफासत पसंदी को इनाम देने? बेशक कोई ना है, मुझे तो तसल्ली है ना। और ये तो फिर अनीस की ज़िंदगी का मामला था। वो तहरीम के ज़हनो दिल पर बने नक्श मिटा तो नहीं सकती थी, मगर उनसे खाइफ ज़रूर थी। और अनीस की खुशी के लिए हर रवायती सोच को पसे पुश डाल तो दिया था, मगर अब उसके बार बार इनकार पर उलझ ज़रूर गई थी। माँ जी, इंसान की नफ्सियात आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। इतने बड़े हादसे के बाद खुद को किसी नए वाक़ये के लिए तैयार करना आसान नहीं होता। हमें इसे वक्त देना चाहिए। बेशक इसके साथ गुजरे हादसे को 1 साल गुजर गया, मगर वो अब तक इन्हीं लोगों के साथ बेयकीन सी ज़िंदगी गुजार रही थी। अनीस एक बार फिर उन्हें कायल कर चुका था और बेहद रवायती सी मोहब्बत की मारी माँ को कायल होना पड़ा। इस बात से किताए नज़र के लोगों की सोच क्या होगी? दरअसल हमारी पूरी ज़िंदगी बाज़ औक़ात लोगों की सोच से डरते हुए गुजर जाती है, और ये मुआशरती जबलत के ऐन मुताबिक है। अब चलें। बाबा जान सोचने से ज़्यादा अमल की कुव्वत पर यकीन रखते थे। माजी ने भी उनकी तकलीद की और अनीस गिरने के से अंदाज में सोफ़े पर बैठ गया। बहुत दिनों बाद उसकी तबीयत पर छाई पसमर्दगी कम हुई थी और वो तहरीम के बारे में सोचते हुए माजी के एहसासात पर भी नए सिरे से गौर करने लगा। ताया जान ने इनकार नहीं किया था, मगर उनकी शर्त बड़ी अजीबो गरीब थी। वो मुनीस के साथ यहाँ से जाना चाहते थे, अपने घर, अपने गांव। उनका ख्याल ये था कि वो बाकी मानदा ज़िंदगी इस तरह अपने लोगों से कट कर नहीं गुजार सकते। उन्हें हर पल अपना घर याद आता था। वो घर जो मलबे का ढेर बन चुका था, मगर वो इस सरनो तामीर के बाद उसे अपने रहने के काबिल बनाना चाहते थे, चाहे एक कमरा ही क्यों ना सही। अमली तौर पर यह मुश्किल सही नामुमकिन नहीं था। तहरीम ने सुना तो तड़प कर रह गई। मैं मुनीस के बगैर नहीं रह सकती। मैं तायाजान को वहाँ कैसे अकेले भेज दूँ? उस लम्हे वो अनीस के एहसासात से बिल्कुल गाफिल हो चुकी थी। उसे याद रहा तो सिर्फ मुनीस और तायाजान। माँ जी ने तो चुप साध ली थी, अलबत्ता इस बार बाबा जान सफारतकारी के फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे थे। ठीक है, आप जाइए, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, आप अकेले मत जाइए। तहरीम को भी साथ ले जाइए और हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब आप अपनी बेटी की रुखसती का अंदिया देंगे। उन्होंने गोया हतमी फ़ैसला सुनाया था। तायाजान अजीब सी कश्मकश में पड़ गए। वो उन लोगों को ज़्यादा नहीं जानते थे, मगर उन दिनों में जितनी अपनायत और खुलूस उन लोगों की तरफ से मिला था, इसके बाद खुद से कोई फ़ैसला लेना आसान नहीं था। वो इन मोहब्बतों के ज़ेर बार हो गए थे जो बगैर किसी नाते के उनके हिस्से में आई थी। इसीलिए उन्होंने इसका रिश्ता बगैर किसी तामुल के कबूल कर लिया था, मगर उन्हें अपना यहाँ रहना और मुनीस की कफ़ालत थी, इस सूरत में कि वो तहरीम का हकीकी बेटा नहीं था। अनीस के हाथ में देना दुरुस्त महसूस नहीं हो रहा था। उनकी खुददारी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। वो माजूर तो आज हुए थे, मगर एक उम्र उन्होंने ज़िंदगी की गाड़ी को अपने हाथों से खींचा था, और आज वो खुद को दूसरों के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते थे? बाबा जान के फैसले ने उन्हें अजीब से दोराहे पर खड़ा कर दिया था। वहाँ पर जो हालात थे उसकी संगीनी का इल्म भी था, तहरीम और मुनीस की जिम्मेदारी का एहसास भी। हर दो सूरतों में फ़ैसला उन्होंने करना था। बच्चे, तुम्हें क्या ठीक लगता है? तायाजान, पता नहीं क्या ठीक है और क्या गलत, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप और मुनीस के बगैर मैं खुश नहीं रह सकती। मैंने मौत को इतने करीब से देखा। मुनीस ना होता तो मर जाती, और जब मैं उसके लिए ज़िंदा रही तो अब कैसे उसे खुद से दूर कर दूँ? वो मेरा बेटा है, तहरीम ने कतियत से कहकर उनकी कश्मकश में मज़ीद इजाफा कर दिया था। तो तुम क्या चाहती हो? हमारा यहाँ रहना तुम्हें ठीक लगता है? वो वाकई उलझ गए थे। नहीं, हम अपना अलग घर लेकर रहेंगे। मैं कोई जॉब कर लूँगी, आखिर मम्मा ने भी तो किया ही था। हमारा गुजारा हो जाएगा। जब आप लोग हैं तो मुझे किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं। वो सब कुछ सोचे बैठी थी। उन्हें अच्छा भी लगा और सोच को नई राह भी मिली। लेकिन मेरा सहारा कब तक? आज हूँ, कल नहीं। तुम्हारे सामने ज़िंदगी पड़ी है। मुनीस अभी बहुत छोटा है। मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि तुम पर ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर दूँ। तुम अनीस के साथ खुश रहोगी। वो नेक माँ बाप की औलाद है। ये घराना भी बहुत अच्छा है। मुझे ये लोग
उस वक्त अच्छे लगे थे और आज भी इस रिश्ते में कोई कमी नहीं। तुम मेरी खातिर इनकार मत करो, मैं यही रहूँगा तुम लोगों के पास। मेरे हाथ तो सलामत है ना, अल्लाह कोई ना कोई वसीला कर ही देगा। हम किसी को मोहताज नहीं होंगे। मौसम बेहतर हो जाए तो अपने घर की खबर भी लेंगे। हुकूमत भी तो हमारे लिए कुछ करेगी ना। वो आखिर में दांस्ता मुस्कुरा दिए थे। हुकूमत ने तो क्या ही करना था, अलबत्ता वो अपनी ज़मीन के हवाले से कुछ मनसूबाबंदी कर रहे थे क्योंकि उसका वारिस जिंदा था। मुनिस यूसुफ तहरीम ने कल भी सआदतमंदी का मुजाहरा किया था और आज भी उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसे खुद को हालात के धारे पर छोड़ने की आदत सी पड़ गई और ये फैसला तो वक्त ने करना था कि वो अनीस को खुश रख पाएगी या नहीं। मुनिस बाबा जान और ताया जान के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। ये उनका रोज़ का मामूल था। बाबा जान ताया जान को करीबी पार्क में ले जाते थे और मुनिस तो था ही उन दोनों के लिए लाजमो मुलजुम। कुछ दिनों बाद वैसे भी उसके स्कूल की मसरूफियात शुरू होने वाली थी। अनीस ने उसका एडमिशन करवा दिया था। तहरीम की नाना के बावजूद वो और शहीर अब स्कूल फेलो थे। सिदरा ने एहतजाजन यहाँ आने का सिलसिला मौकूफ़ कर रखा था और अनीस किसी सेमिनार के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था। आज उसकी आमद मुतवक्का थी, इसलिए माजी सुबह से किचन में मसरूफ़ थी और सरशारी के साथ इस मसरूफियत की एक वजह और भी थी। आज सुबह ही ताया जान ने उन्हें कहा था कि किसी करीबी तारीख में अनीस और तहरीम का निकाह कर दें और फिर उनका वापस गाँव जाने का प्रोग्राम था और रुखसती इस प्रोग्राम के बाद तय थी ताकि उन्हें भी हतुल मकदूर तैयारी का मौका मिल जाए। और तहरीम बहुत दिनों के बाद आंसू अपने अंदर उतारने की मशक्क़त से आज़ाद होकर खुल कर रोई थी, उन सब की याद में जिन्हें उसकी खुशियों से प्यार था। मम्मा यूसुफ, आया माँ, दादा जान, ताई, शेरगुल और भी बहुत सारे मेहरबान चेहरे जो उसके साथ शब रोज़ बिताते खामोशी से कब्र के अंधेरे में उतर गए थे। मुनिस के तायाजाद बहन भाई उसे बड़े प्यार से चाची जी कहकर बुलाते थे। वो उनकी मासूम आवाज़ों को आज भी अपने इर्द गिर्द महसूस करती थी, मगर आज वो सरू के दरख्त के से घिरे मस्कन के वसी बाग में बैठकर खुद को उन आवाज़ों, इन यादों की कैद से आज़ाद करने का वादा कर रही थी। और अपनी ज़ात से किया हर वो वादा पूरा हो जाता है जो किसी को सुख और मान देने के लिए किया जाए। और वो खुद में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कोई आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। आहट पर उसने सर उठाया तो दिल उछल कर हलक में आ गया। वो अनीस को सोच रही थी और वो उसके सामने था। मुझे यकीन है कि मैंने आपके सुकून में खलल डाला, लेकिन मुझे ये मंजर अधूरा सा लग रहा था, इसलिए मैं सोचे समझे इधर चला आया। वो सफ़र की थकन के बजाय मंजिल पर पहुंचने की तमानियत से सरशार था। लेकिन आप तो शाम को आ रहे थे। तो ये शाम नहीं है। वो सुनहरे रंगों में भीग रही थी और शाम की आम से बेखबर थी। उसे परेशानी सी हुई। क्या हुआ तहरीम, कुछ परेशान हो, रोती रही हो? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा इतना मुतर्रम क्यों हो रहा है? उसकी तशवीश तहरीम के लिए नई नहीं थी, मगर एहसास ज़रूर नया था। वो फिर किसी बहाने से रोने को थी कि अनीस ने डांट दिया, बस करो, माना कि मुझे तुम रोते हुए बहुत अच्छी लगती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हंसना भूल जाओ। वो न जाने क्यों उसके सामने इतना शौक हो जाता था। सॉरी अनीस, आज मैंने सोचा था अब कभी नहीं रोऊंगी। आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं कितनी नाशुक्री हूँ। वो मासूमियत के साथ इकरार कर रही थी और अनीस को इस पर ढेर प्यार आया था। ये सब कुछ भी तुमने रोते हुए सोचा होगा? वो पूछ रहा था और उसका सर बेसाख्ता इस बात में हिल गया। और अब क्या इरादा है? मेरा जो भी इरादा हो, मगर मुझे पता है आप मुझे नहीं रोने देंगे। इस बात का तो यकीन आ गया है ना तुम्हें? धूप उसके सुनहरे बालों में जज्ब हो रही थी। उसका आंचल आज जाने कैसे ढलक गया था। एक तवील वक्त के बाद उसने उसका पुराना रूप देखा था, निखरा निखरा सा अपनी तरफ खींचता हुआ। नए मौसम की उजली धूप को के रुखसत होने को थी, मगर उसकी अद्दत तहरीम के चेहरे पर साफ महसूस की जा रही थी। अनीस ने बामुश्किल अपनी नज़रों का जाविया मोड़ा। माँ जी ने नए पौधों के लिए क्यारियों की खुदाई कर रखी थी। फूल खिलने में अभी कुछ वक्त था, मगर उसे महसूस हुआ जैसे दरीचे पर फूल सजाने का मौसम आ गया हो। आओ अंदर चले। मैं माँ जी से मिले बगैर इधर आ गया। इस नालायक बेटे से उन्हें वैसे भी बहुत शिकायतें। वो सर झटक कर बोला तो तहरीम ने ढल का आंचल सर पर जमाते हुए तायद की। आप चले, मैं आती हूँ। नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे। बहुत अरसे से मेरी माँ मुझे अकेला देख रही हैं, उन्हें खुशी होगी। उसने कोट दूसरे हाथ पर मुंतकिल करते हुए चंद कदम पीछे आकर उसका हाथ थाम लिया था। सर्द कांपते हुए हाथ को हरारत की ज़रूरत थी, हरारत जो ज़िंदगी की अलामत होती है, जो जज्बों की ज़बान होती है। अनीस ने कहा, कुछ नहीं था, मगर उसके जज्बों की शिद्दत धीरे धीरे तहरीम में मुंतकिल हो रही थी, जिसका एहसास तहरीम को अपने अंदर दौड़ने वाली बरकी रूह से हो रहा था। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। मसला हूँ तो निगाहें ना चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। तो जनाब, ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बेशक इसमें अभी सेकंड मैरिज नहीं हुई, लेकिन मतवक्का थी, इसलिए मैंने सेकंड मैरिज पेज लिखा। और होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
इसके अलावा मैंने माला नावल स्टार्ट कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, माला बाय निम्रा अहमद। और इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।